हेलो ओलंपियाड्स, वेलकम बैक टू ब्रेन ओलंपिक। और इस वन शॉट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 11th मैथ जो हमारा चैप्टर 1 सेट है उसके एंटायर सिलेबस को, यानी कि एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक्स दे रखे हैं सारे टॉपिक्स को इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे होंगे। साथ ही साथ आप सारे टॉपिक को बढ़िया से फील कर सको उसके लिए मैं हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा रहा हूँगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना और ज़्यादा नहीं बोलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, को एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक्स दे रखे हैं ना चैप्टर 1 सेट थ्योरी के, उन सारे टॉपिक्स को हम लोग इसी एक वीडियो में कवर करेंगे। ओके, हालांकि इन सारे टॉपिक्स का एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में चेक कर सके, जहाँ पे मैंने एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स को भी डील किया हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोग सारे टॉपिक्स प्लस कुछ एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज को भी डील करने वाले हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेट, चैप्टर का नाम ही सेट है तो सेट को समझते हैं। सेट होता क्या है? सेट एक्चुअली में होता क्या है, हम लोग वाकिफ है इससे पहले इससे काफ़ी अच्छी तरीके से। किसी भी चीज़ के सेट को, लेट्स से अलग अलग कलर के मार्कर्स का सेट हो गया, डिफरेंट डिफरेंट कलर के शर्ट्स का कलेक्शन हो गया, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के अब पेन का कलेक्शन हो गया, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स का कलेक्शन। ये सारा जो कलेक्शन मैं बोल रहा हूँ ना, इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में आप सेट भी बोल सकते हो। ओके, तो वही चीज मैंने यहां पे लिखा हुआ है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टेंस्ड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कहने का मतलब हुआ कि उस सेट को हम लोग डिफाइन कर सके। अभी समझेंगे, एग्जांपल पे जब जाएंगे सारा का सारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, साथ ही साथ वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब उस सेट में जो एलिमेंट्स होंगे, जैसे मार्कर का अगर कलेक्शन है तो मार्कर्स वहां पे ऑब्जेक्ट है। ओके, और डिस्टिंक्ट कहने का मतलब होता है कि डिफरेंट होने चाहिए। अगर ढेर सारा ब्लैक कलर का मार्कर है मेरे पास, उसको बंडल कर दिए, उसका कलेक्शन को हम लोग सेट नहीं बोलेंगे। ढेर सारे ब्लू कलर से मार्कर के कलेक्शन को हम लोग सेट नहीं बोलेंगे। अलग अलग कलर्स के अगर मार्कर्स का कलेक्शन है देन उस केस में हम उसको सेट कह सकते हैं। समझ रहे हो? तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब आगे देखिए, कुछ सेट्स हम लोग लिए हुए हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी कि नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर का सेट बोले तो नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट है ना गाइस, तो मैंने यहां पर लिमिटेशन लगा दिया कि नहीं लेस देन 6, लेस देन 6। तो 1 2 3 4 5 ये सारे नेचुरल नंबर हैं और लेस देन 6 है, तो ये मेरा क्या हो गया? सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6, ये सेट हो गया एक। दूसरा मैंने एक इसी सेट को दूसरे टर्म में लिखा हुआ है 5 4 3 2 1, इसमें भी 1 2 3 4 5 है। इसी सेट को मैंने क्या किया, इसमें जितने भी एलिमेंट्स थे, ये जो 1 2 3 है ना सेट के घर में, ये जो ऑब्जेक्ट्स है इसको हम लोग एलिमेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, सेट का इसे ऑब्जेक्ट बोलिए, फिर एलिमेंट बोलिए, कंपोनेंट भी बोल सकते हो आप इसे। तो ये जो एलिमेंट्स है उसी को मैंने इधर उधर करके लिखा हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्ट्स का जो ऑर्डर है यहाँ पे चेंज है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे 5 4 2 3 1 कुछ इधर उधर कर रैंडमली लिखा हुआ है, लेकिन हाँ लेस देन 6 है नेचुरल नंबर। ठीक है, इसमें भी और इसमें भी। तो क्या ये दोनों सेट इक्वल होंगे? तो क्या ये दोनों सेट इक्वल होंगे? जी हाँ, ये मेरे सेम सेट होंगे। सेट के घर में ऑब्जेक्ट्स का ऑर्डर मायने नहीं रखता है, आप चाहे सीरियली लिखो या फिर रैंडमली इधर उधर करके लिखो, मायने नहीं रखता है। बस लेस देन 6 बोला है तो लेस देन 6 का सारे एलिमेंट होने चाहिए, वो है मेरा प्रेजेंट है, तो ये मेरे दोनों ही सेट इक्वल है। ओके, तो ऑर्डर, एक चीज हम लोगों ने अभी अभी सीखा कि ऑर्डर सेट के घर में मायने नहीं रखता है। ओके, और एलिमेंट्स को हम लोग कॉमा से सेपरेट करके लिखेंगे। ठीक है, हर एक एलिमेंट को, हर एक ऑब्जेक्ट को सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज करेंगे। आगे और देखिए, सेट ऑफ वॉवेल्स लिखे हुए हैं। सेट ऑफ वॉवेल्स AEIOU कलेक्शन है। अच्छा, वेल डिफाइंड कहने का मतलब यहां देखिए क्या हो गया। लेट्स से अगर हमको कोई बोलेगा सेट ऑफ वॉवेल लिखने के लिए तो हम यही लिखेंगे, आपको कोई बोलेगा सेट ऑफ वॉवेल लिखने तो आप भी तो यही लिखोगे ना, कि आपके लिए कोई और होगा। अगर बोलेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6 जरा आप लिखो, तो क्या आपका सेट मेरे से डिफरेंट होगा क्या? लिखने का ऑर्डर चेंज हो सकता है पर्सन टू पर्सन के क्या, लेकिन जो एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट होंगे क्या वो डिफरेंट करेगा क्या? नहीं ना। जो आप लिखोगे वही हम भी लिखेंगे, वही सोनू लिखेगा, वही मोनू लिखेगा। ठीक है, तो ऑर्डर भले ही चेंज हो जाएगा लेकिन सेट चेंज नहीं होगा। यहां पर भी सेट ऑफ वॉवेल्स का बात करेंगे तो हो सकता है सोनू क्या करेगा कि ई पहले लिख देगा, ए बाद में लिखेगा। ठीक है, तो ऑर्डर चेंज कर सकता है लेकिन सेट ऑफ वॉवेल्स तो कभी चेंज नहीं होंगे ना, वॉवेल्स का सेट चेंज नहीं होने वाला। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वेल डिफाइंड गाइस, वेल डिफाइंड कलेक्शन।
ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करेगा, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होने वाला ये कभी सेट, ये सेट कभी भी पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होने वाला, तो इसी को वेल डिफाइंड बोलेंगे। साथ ही साथ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है इसमें, क्या इसमें डबल बार 1 आया है, डबल टाइम्स 2 आया है, डबल टाइम्स नहीं आया है ना, एक ही बार यूज हुआ है, तो एक ही बार हम लोग को यूज करना है, इसलिए मैंने डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स या फिर एलिमेंट बोलो एक दूसरे से डिफरेंट है। आई होप क्लियर है, यहाँ तक कॉमा से सेपरेट करना है, ठीक है। आगे मैंने लिखा हुआ है सेट ऑफ योर फेवरेट एक्टर, सेट ऑफ योर फेवरेट एक्टर, आपके फेवरेट एक्टर्स का कलेक्शन, आपके फेवरेट एक्टर्स का सेट। लेट्स से किसी का अगर फेवरेट एक्टर शाहरुख, SRK, शाहरुख खान, सलमान, अक्षय और भी कई होंगे, किसी का हो गया, ठीक है, लेकिन मेरा जो फेवरेट एक्टर है ये तीनों में से कोई नहीं, लेट्स से मान लेते हैं ये तीनों में से कोई नहीं, मेरा कुछ और होगा, आपका कुछ और होगा, अलग अलग लोगों का अलग अलग होगा, पर्सन टू पर्सन ये डिफरेंट होगा, वेरी करेगा कि नहीं। तो क्या हम इसको सेट बोलेंगे? हम तो अभी जस्ट बोले हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, यानी कि पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए। यहाँ तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, जरूरी थोड़ी है अगर मेरे सारे ये तीनों के तीनों फेवरेट एक्टर हो तो आपके भी होंगे क्या, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, इस वजह से ये मेरा सेट नहीं होगा, ठीक है। इसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स तो हैं लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। आगे मैंने लिखा हुआ है सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जो एक वर्ड है उसमें जितने भी लेटर्स है ना उसका सेट, तो कुछ नहीं है इसमें, प्रिंसिपल में PRINCIPAL है, लिख देना है सेपरेट करते हुए। और एक बात, ये मैंने ये वाला एग्जांपल यहाँ पे इसलिए लिया आपको ये बताने के लिए कि कभी भी सेट के एलिमेंट को अगर आपको डिनोट करना हो लेटर्स के रूप में, फिर से सुनिए, कभी भी सेट के एलिमेंट को यानी कि सेट के ऑब्जेक्ट्स को एज अ लेटर, अल्फ़ाबेट जो होता है हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो 26 होते हैं, ठीक है, एज अ लेटर अगर डिनोट करना हो तो हमेशा ध्यान रखना है कि एलिमेंट को ना आप स्मॉल अल्फ़ाबेट, ठीक है, छोटी ABCD जिसको बोलते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट से डिनोट करना है, ठीक है। एलिमेंट्स को स्मॉल अल्फ़ाबेट से डिनोट करना है, एलिमेंट्स को स्मॉल अल्फ़ाबेट से डिनोट करना है, पर यहाँ पर तो मैंने ये एलिमेंट को कैपिटल लेटर से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला, एलिमेंट्स हमेशा किसी भी सेट का एलिमेंट हो हमेशा उसको स्मॉल अल्फ़ाबेट से डिनोट करना है आपको, लेकिन मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर से डिनोट किया हुआ है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन का डिमांड है, ठीक है। यहाँ पे बोला है सेट ऑफ लेटर्स लिखो, प्रिंसिपल जो है जो वर्ड है इसके सेट ऑफ लेटर्स, तो यहाँ पे कैपिटल में थे तो यहाँ पे मैंने कैपिटल में लिख दिया, तो यहाँ पे ये सही है। लेकिन अगर किसी एलिमेंट को आपको बताना हो कि जो 2 है वो मेरा इस सेट का एलिमेंट है, तो आप 2 को एज अ बोल सकते हैं, हाँ A=2, लेकिन ऐसे करके 2 नहीं डिनोट कर सकते हम लोग, इस कैपिटल स्मॉल A=2 लिख सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये जो A है वो 2, ये जो सेट है ये जो A है, पहले एक काम करते हैं इसको अच्छे से क्लियरिफाई करने के लिए हम ना सेट का कुछ नेम दे देते हैं, सेट का एक कुछ ना कुछ नेम दे देते हैं, ठीक है। मैंने बोला एलिमेंट को स्मॉल अल्फ़ाबेट से, ठीक है, एलिमेंट को स्मॉल अल्फ़ाबेट से, बट उस सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करना है, ठीक है। ये नेचुरल नंबर का सेट है तो लेट से इसको N से डिनोट कर दिए, ये भी सेम ही चीज़ है। ये वॉवेल का सेट है तो इसको V से डिनोट कर दिए। अब ज़रूरी नहीं है कि वॉवेल से है तो V पहला लेटर है तो V से डिनोट, नहीं ऐसा सोचना नहीं है, ऐसा सोच मत रखना है कि V से पहला वॉवेल होता है स्टार्ट तो V से नहीं, कुछ भी किसी भी लेटर से आप डिनोट करो, बशर्ते वो कैपिटल लेटर होना मांगता है, ओके। तो V से डिनोट कर दिए, इसको N से डिनोट करिए, तो मेरा सेट है ही नहीं, ये मेरा वर्ड प्रिंसिपल का, इसको कोई दूसरा सेट मान लेते हैं, लेट्स से इसको A सेट मान लेते हैं, ठीक है, कैपिटल लेटर स्मॉल नहीं, ठीक है। अब अगर हमको बोलना हो कि 2 जो है लेट्स से A बिलोंग्स टू सेट N, ठीक है, इसको बिलोंग्स टू का साइन बोलते हैं, ओके। A मेरा N सेट से बिलोंग कर रहा है, यानी कि इस सेट से बिलोंग कर रहा है, और A=2, सही बात है। A जो है 2 है, 2 तो मेरा N से बिलोंग कर रहा है, ठीक। तो यहां पर मैंने क्या दिखाया है
जो स्मॉल लेटर ए है वो 2 के बराबर है। यहाँ पे मैं ऐसे नहीं कह सकता कि ए मेरा, गलत हो जाएगा ये। कभी भी एलिमेंट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट नहीं करते हैं, ठीक है, हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करना। आगे और ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये जहां तक हो गया। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, पहले रुकिए, हम अभी तक क्या जाने, सेट एक वेल डिफाइन होना चाहिए, यानी कि पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए, यानी कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। और दो और कुछ चीज जाने हम लोग कि सेट के एलिमेंट्स को हम लोग सेपरेट करते हैं कॉमा से, साथ ही साथ सेट के एलिमेंट को हम लोग कैपिटल लेटर से नहीं बल्कि स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। सेट के एलिमेंट्स को, ऑब्जेक्ट्स को स्मॉल लेटर से, बस से उस पूरे सेट को हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, यानी कि सेट को रिप्रेजेंट करने का, दर्शाने का, लिखने का तरीका, ठीक है। दो फेमस है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। इसी रोस्टर को फॉर्म को हम लोग टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे जितनी भी सेट लिखे हुए हैं ना, ये सारा का सारा मेरा रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ पे ये सेट, ये सारा का सारा रोस्टर फॉर्म है। तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है समझिएगा। रोस्टर फॉर्म में हम लोग एलिमेंट्स को लिखते हैं कॉमा से सेपरेट करते हुए, साथ ही साथ करली ब्रैसेस से उसको क्लोज करना है, ठीक है, बंद करना है करली ब्रैसेस से। और उस सेट का कोई भी आप चाहो तो नाम दे सकते हो आप अपने सेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन हाँ, बस याद रहे उस सेट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर, ओके, कैपिटल लेटर यूज करना है। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म इट मीन कि सेट बनाने वाला फॉर्म, ओके, सेट बनाने वाले फॉर्म। इसी सेट को, इसी सेट ए को मैंने यहां पे लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, ओके। ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैसेस, देख रहे हैं, एक्स, यानी कि ए के घर में एक्स एलिमेंट है, और एक्स भी कैसा, इसको सच डेट साइन, जो दिख रहा है ये कॉलन वाला, इसको सच डेट बोलते हैं, ठीक है, सच डेट, दो गोविंदा, सच डेट एक्स, सच डेट एक्स बिलोंग्स टू, या फिर एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि इस सेट में एक्स एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? एक्स है। एलिमेंट क्या है? एक्स है। और वो भी एक्स कैसा है जी? 5 और 5 से कम, 1 और 1 से अधिक है। 5 और 5 से कम, 1 और 1 से ज्यादा, साथ ही साथ वो एक्स मेरे नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो क्या आप अगर इस सेट को देखो तो क्या दोनों सेम नहीं है? इसमें क्या बोले, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो एक्स जो एलिमेंट होगा इसमें वो या तो 5 होगा, मतलब 5 होगा, 1 होगा, और 1 और 5 के बीच के सारे होंगे, है ना। 5 से छोटे और 1 से बड़े, 1 2 3 4 5, यही तो है। अब 1 से बड़े तो 1.1 भी है, 1.2 भी है, वो थोड़ी होगा इसमें। मैंने तो बोल दिया पहले ही, एक्स मेरा नेचुरल नंबर है, तो 1 2 3 4 5 ही होगा। तो दोनों ही सेट मेरे एक हैं, बस लिखने का तरीका दोनों ही शख्स सेम है, बस रूप अलग अलग है। इस फॉर्म को हम लोग रोस्टर फॉर्म या फिर टैबुलर फॉर्म कहेंगे, और ये मेरा सेट बिल्डर फॉर्म है। एक आता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ये टाइप्स में नहीं होता, लेकिन फिर भी इसके बाद जो हमारा चैप्टर 2 है रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें इस तरह से लिख करके सेट को हम लोग क्वेश्चंस को डील करते हैं। तो बता दिए, आप इसी सेट को इस रूप में भी ओवल बना देना है, और जो सेट है उस सेट का नाम दे देना है, 1 2 3 4 5 का सेट, तो ऐसे करके लिख देना है। तो ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो गया। बस चैप्टर 2 में इस तरह का यूज ज्यादा होता है, चैप्टर 1 में हालांकि ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन यूज नहीं होता, लेकिन ये भी सेट को रिप्रेजेंट करने का, लिखने का एक तरीका है, ध्यान में रखना है। आगे क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा कि आपको अब दे देगा कोई रोस्टर फॉर्म, बोलेगा सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा होगा, आपको कन्वर्ट करना होगा उसे रोस्टर फॉर्म या फिर टैबुलर फॉर्म में, ठीक है। तो यहां पे मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, एक सेट है जिसमें कि 3 6 9 12 एंड 15 एलिमेंट है, ठीक है, और ये मेरा रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म में ही है ना, करली ब्रैसेस सेपरेट किया हुआ है सारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये मैंने एक रोस्टर फॉर्म यानी कि टैबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। इसी को अब हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। आपको ऑब्जेक्ट्स को, एलिमेंट्स को जरा ध्यान से देखना है कि हम लोग इसके अकॉर्डिंग कैसे कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने क्या देखा, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे 3 के मल्टीपल थे, है ना, 3 के मल्टीपल। तो मैंने a इज इक्वल टू 3n लिख दिया, यानी कि a के घर में, ऐसे करली ब्रैसेस तो देना है भाई,
ए में जो है वो 3n के फॉर्म में, यानी कि मल्टीपल ऑफ 3 के फॉर्म में है। मल्टीपल ऑफ 3 तो कई है, उसमें भी मैंने लिमिट कर दिया कि जो n है यानी कि मल्टीपल ऑफ 3, यहाँ देखिए नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। क्या 3.3 मेरा 3 का मल्टीपल नहीं है क्या? 1.1 इंटू 3.3। लेकिन हमको तो ये दोनों को सेम रखना है, इसी चीज को मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं अभी, तो दोनों सेम होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर मैंने कह करके भाई ठीक है, हाँ नेचुरल नंबर होना चाहिए, यानी कि 1.1 तो होगा नहीं, यानी कि 3.3 तो होगा ही नहीं इसमें। 3.3 भी मल्टीपल ऑफ 3 और भी कई हैं, लेकिन इस सेट में 3.3 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो मेरा n जो है नेचुरल नंबर है। 1 से मल्टीप्लाई होगा 3, या फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 5 का मल्टीपल होगा 6 से, लेकिन कोई और दूसरा नंबर से नहीं, ठीक है, ताकि वो मेरा नेचुरल नंबर मिले। तो ये एक बात हो गया। और दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा जो n है, अब नेचुरल नंबर भी तो कही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह से सो ऑन। तो मैंने लिमिट दे दिया कि नहीं, नेचुरल नंबर 5 और 5 से कम। n जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 है, यानी कि n का वैल्यू अगर आप 1 रखते हो तो 3 मिलेगा, 2 रखोगे तो 6, 3 रखोगे तो 9, 4 पे 12, 5 पे 15 और 5 तक ही लेना है हम लोगों को, उससे ज़्यादा तो लेना नहीं है। यहाँ तो हो गया। तो इस दोनों ही सेट सेम है, दोनों ही शख्स सेम है, बट लिखने का तरीका जो है अलग अलग है। ये पहला वाला रोस्टर फॉर्म है जिसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, दूसरा वाला मेरा सेट बिल्डर फॉर्म है। बट क्या केवल सेट बिल्डर फॉर्म इसी रूप में होता है? क्या हम इसको और दूसरे टर्म में नहीं लिख सकते? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। किसी का मन किया कि नहीं हम ऐसे नहीं लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म चेंज नहीं होगा, याद रखिएगा। रोस्टर फॉर्म जो होता है, टेबुलर फॉर्म सबके लिए एक जैसा लगेगा देखने में, लेकिन जो सेट बिल्डर फॉर्म है ना, वो देखने में डिफरेंट हो सकता है, लगेगा। उस सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो इंडिकेट इसी सेट की ओर करेगा। देखिए, इसी सेट को हम एक सेट बिल्डर फॉर्म में ही थोड़े दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखे हुए हैं। a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 18, और x जो है मेरा नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 18 है कि नहीं? मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 18, और साथ ही साथ सारे के सारे एलिमेंट्स मेरे नेचुरल नंबर, बस। तो ये तीनों के तीनों सेट तो मेरे सेम ही है, तीनों के तीनों सेट मेरे सेम ही है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। ये दोनों मेरा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में, और ये तो मेरा रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। ओके, ये रोस्टर फॉर्म है जिसको कि टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। और एक सेट लिया हुआ हूँ, लिए a इज इक्वल टू, इसमें क्या लिखे हैं विद इन द करली ब्रैसेस, 1 4 9 16 25 सो ऑन, इस तरह करके ये आगे बढ़ जाएगा। 3 बिंदा का मतलब क्या होता है? सो ऑन। कुछ लोग क्या करते हैं ना, बिंदा बिंदा बिंदा, मतलब ढेर सारा, सो ऑन दिखाने के लिए, नहीं, ये गलत होता है, ठीक है। केवल तीन डॉट से सो ऑन हो जाता है, यानी कि आगे बहुत जाने वाला है, 36 49 इस तरह करके। तो इस सेट को ऑब्जर्व करना है, इससे हम लोगों को क्या कन्वर्ट करना है अब? सेट बिल्डर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने में ना, रोस्टर फॉर्म दे रखा हो और सेट बिल्डर फॉर्म में बोल रहा है अगर इसको कन्वर्ट करने के लिए, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, थोड़ा सा। लेकिन अगर सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा होता है, उससे बोलता है रोस्टर फॉर्म लिखने के लिए, तो वो थोड़ा बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है, वो बहुत आसान होता है। यहाँ पे बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। 1 4 9 16 25 ऑब्जर्व करना होता है सारे एलिमेंट्स को देख करके कि कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो हमने क्या देखा, ये सारा का सारा जो है नेचुरल नंबर का स्क्वायर है कि नहीं? 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इस तरह से 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर आगे करके जाएगा। तो बस मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, बस स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। अब इसी को कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर। एक्स जो है मेरा एन स्क्वायर के टर्म में है, जहां पे एन मेरा नेचुरल नंबर है। बात सेम ही है, ये दोनों ही सेट बिल्डर फॉर्म है। अब इसी को किसी को मन किया कि नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, इसी ए सेट को एक्स स्क्वायर और एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, तो ये भी मेरा सही है, बस। तो इस तरह से आप लोग अलग अलग तरीके से ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका लोगों का डिफरेंट हो सकता है, लेकिन रोस्टर फॉर्म तो एक ही रहेगा, देखने में एक ही लगेगा। तीनों ही सेट जो मैंने यहाँ पे 1 2 3 तरह से मैंने सेट बिल्डर फॉर्म को लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने 2 तरीके से लिखा हुआ है, और भी कई हो सकते हैं, ठीक है, किसी का सोचने का तरीका अलग अलग होगा, तो अलग अलग होगा। अब
आगे बढ़ते हैं। हमने जान लिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट रोस्टर फॉर्म में होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में होता है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी होता है। और कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा रोस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर रो रोस्टर, पढ़ते ही रहना है। कुछ मैथमेटिकल सेट्स होते हैं जो आपको इस सेट चैप्टर में बार बार दर्शन होगा, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अब बार बार सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो लिखेंगे नहीं, तो उसके जगह पे हम लोग एन, कैपिटल एन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू, सेट ऑफ रियल नंबर को कैपिटल आर, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर को आर के ऊपर में या सर पर ना ऐसे प्लस का साइन दे देना है, ओके, प्लस का साइन। और अगर नेगेटिव रियल नंबर को डिनोट करना हो तो हम लोग आर पर माइनस का साइन इस तरह करके दे देना है। और अगर सेट ऑफ रेशनल नंबर को डिनोट करना हो तो क्यू से, हालांकि ये सब आप लोग 9, 10 से में भी वाकिफ हो गए इससे। सेट ऑफ इरेशनल नंबर को डिनोट करना हो तो कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। सेट ऑफ इंटीजर्स को आई या फिर जेड, आई से भी डिनोट कर सकते हो, जेड से भी। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर को आई प्लस या फिर जेड प्लस, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स को आई माइनस या फिर जेड माइनस, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग अब देखते हैं कुछ टाइप्स ऑफ सेट को। इसको मिटाएंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको ना एज अ शॉर्ट नोट के रूप में भी यूज कर सकते हो। शॉर्ट नोट साथ ही साथ रिवीजन के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं जल्दी से, क्योंकि इसको मिटाने वाले हैं हम। चलिए कुछ सेट के टाइप को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। पहले लिखे हुए फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा ना, क्लियरली आ रहा होगा आपके माइंड में कि फाइनाइट सेट, जिसमें कि फाइनाइट कुछ हो। देख लीजिए, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट, यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो, जिसको कि आप काउंट कर सके, काउंटेबल हो। ए सेट लिए 1 2 3, अगर आपको पूछेंगे हम कि इस ए सेट में कितने एलिमेंट हैं तो आप बोलिएगा 3 एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर पूछा जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए को, तो कितने हैं भाई, 3 है। तो काउंट कर सके, जो काउंटेबल सेट्स होंगे ना, जिस सेट्स के एलिमेंट को हम काउंट कर सकेंगे उसको हम लोग फाइनाइट सेट बोलेंगे। क्लियर है? जिस सेट्स के एलिमेंट को हम लोग आसानी से काउंट कर लिए उसको बोलेंगे फाइनाइट सेट। इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, बता पा रहे हैं हम लोग, तो ये मेरा फाइनाइट सेट है। इसी नंबर ऑफ एलिमेंट को ना कार्डिनल नंबर ऑफ सेट भी बोलते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, इसका कार्डिनल नंबर ऑफ सेट हम लोग बता पा रहे हैं, यानी कि इसका कार्डिनल नंबर ऑफ सेट एग्जिस्ट कर रहा है, इस वजह से ये मेरा फाइनाइट सेट है। एक आता है इनफाइनाइट सेट, जिसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग काउंट नहीं कर सके, अनकाउंटेबल हो। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट देन द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो एक नेचुरल नंबर का मैंने सेट लिया हुआ है, एन से रिप्रेजेंट करते बोले थे, अभी भी बताएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कई होंगे ना, ये तो खत्म होने वाला है नहीं। तो अगर आपसे पूछा जाए जरा सा बताइए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एन, ये जो नेचुरल नंबर का सेट है इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, बताओ पाओगे क्या? इनफाइनाइट होंगे। इसके जो एलिमेंट होंगे वो इनफाइनाइट, क्योंकि ये मेरा इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। तो इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट बहुत आसान था, समझ गए होंगे। अब आते हैं नल सेट की ओर। इसी को हम लोग वॉइड सेट या फिर एम्पटी सेट भी कहते हैं। एम्पटी सेट, वॉइड सेट, नल सेट, तीनों ही सेम ही चीज है, बस नाम डिफरेंट लग रहा है। तीनों का मतलब होता है खाली सेट, यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें कि कोई भी एलिमेंट ना हो। If number of elements in a set is 0, then it is called a null set or void set or empty set। यानी कि ए सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं तो खाली, तो खाली वाले सेट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, विद इन द कर्ली ब्रेसेस, कुछ नहीं, कर्ली ब्रेसेस में कुछ नहीं। या फिर इसी चीज को आप या तो फाइव से डिनोट करो, यानी कि एम्पटी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग फाइव से या फिर खाली कर्ली ब्रेसेस से, ठीक है। तो एम्पटी सेट का ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो खाली सेट ही तो मेरा नल सेट, वॉइड सेट या एम्पटी सेट कहलाता है। क्लियर है? आगे देखते हैं सिंगलटन सेट। हर वो सेट जिसमें कि एक ही एलिमेंट हो। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज 1, देन दैट सेट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। यानी कि हर वो सेट जिसमें मात्र एक एलिमेंट प्रेजेंट हो, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट 1 होने चाहिए। यहाँ पे ए के घर में कितने एलिमेंट है? एक है। बी के घर में कितने एलिमेंट है? एक ही एलिमेंट है। तो हर वो सेट जिसके घर में एक एलिमेंट होगा वो मेरा सिंगलटन सेट के कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। इक्वल सेट, यहाँ पे मैंने 2 सेट लिखा हुआ है, ए सेट 1 2 3, बी सेट 3 2 1। दोनों ही सेट हम बताए थे, दोनों में जो लिखने के ऑर्डर्स हैं एलिमेंट को अलग अलग है, लेकिन दोनों सेट सेम होगा, क्योंकि एलिमेंट जो इसमें प्रेजेंट कर रहा है वो सारे एलिमेंट इसमें भी है। 1 ए से भी बिलोंग कर रहा है, बी से भी, 2 ए से भी बिलोंग कर रहा है, बी से भी,
3 ए से भी बिलोंग कर रहा है और बी से भी, इट मीन कि ए और बी मेरे क्या है, इक्वल सेट्स हैं, ये दोनों मेरा क्या है, इक्वल सेट है। ओके, तो हर वो सेट जो कि सेम हो, इक्वल नंबर जिसमें कि एलिमेंट्स जिसके सेम होते हैं वो मेरा इक्वल सेट कहलाएगा। ठीक है, अब एक आता है इक्विवेलेंट सेट, हर वो सेट जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो। यहाँ पे देखिए, इफ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट यानी कि अभी बताया ना कार्डिनल नंबर ऑफ सेट जिसको कि हम लोग नंबर ऑफ सेट्स भी बोलते हैं। इफ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स इज सेम देन दे आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट, यानी कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट जिसका, जिन सेट्स का कार्डिनल नंबर सेम होगा वो मेरा इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। यहाँ पर ए का कार्डिनल नंबर बात करें, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए या फिर नंबर ऑफ सेट ए भी बोल सकते हैं इसको, यहाँ पे भी 2 है, और नंबर ऑफ सेट बी का बात करें यानी कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी का बात करें तो 2 है। एलिमेंट्स डिफरेंट हैं मालूम है हमको, लेकिन जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है दोनों में तो सेम है ना, तो इन दोनों सेट्स को हम लोग इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट में एलिमेंट्स सेम होते हैं, ठीक है, और इक्विवेलेंट में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होता है। ओके, देन यूनिवर्सल सेट क्या होता है समझिए, द सेट दैट हैज ऑल एलिमेंट्स रिलेवेंट टू आवर क्वेश्चन, रिलेवेंट टू आवर क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, आपके पास कुछ सेट प्रेजेंट होंगे, लेट्स से ए बी सी, और आपको बोला जाएगा इसका यूनिवर्सल सेट लिखने के लिए। क्या लिखने के लिए, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम लोग कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट क्या कहता है ना, आपके पास क्वेश्चन में जितने भी एलिमेंट लिखे होंगे उसके रेलेवेंट एक सेट, देखिए आपके पास क्वेश्चन में ए बी और सी सेट प्रेजेंट है और आपको इसका यूनिवर्सल सेट लिखने के लिए बोल रहा है, तो आपको क्या करना है, एक ऐसा सेट बना देना है जिसमें कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स अवेलेबल हो, प्रेजेंट हो। एक ऐसा सेट जिसमें दिए गए सारे सेट्स के एलिमेंट प्रेजेंट हो, वैसे सेट को हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं। एक ऐसा सेट जिसमें दिए गए, क्वेश्चन में दिए गए सारे सेट के एलिमेंट प्रेजेंट हो। आप देख लीजिए 1 मेरा यू से भी बिलोंग कर रहा है कि नहीं, ए से 1 2 3 4, ये ए 1 2 3 4 तीनों ही चारों जो है मेरा ए से बिलोंग कर रहा है, वो मेरा यू से भी बिलोंग कर रहा है। 1 2 3 4 इसमें भी है, इसमें 5 6 1 है तो इसमें भी तो है 5 6 1, इसमें 7 9 है तो इसमें भी तो 7 9 है। यानी कि यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें दिए गए सारे सेट के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग समझते हैं सबसेट पावर सेट को। इसको आप अगर नोट करना चाहें स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हो, नोट कर लीजिए क्योंकि ना ये शॉर्ट नोट के रूप में बहुत बेहतरीन होने वाला है। ठीक है, आराम से, हालांकि ये चैप्टर बहुत आसान भी होता है, एक बार देख लेने से वन शॉर्ट वीडियो भी इसके लिए बहुत ज़्यादा है, तो इसको एक बार नोट कर लेना है, आपको ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसको मिटाने वाले अभी हम। चलिए अब सबसेट और पावर सबसेट के कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला टर्म, सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको वीवीआई मार्क कर लीजिएगा। दोनों ही टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टर्म्स है दोनों ही। देखिए सबसेट क्या होता है, लेट्स से हम एक सेट लिखे हुए हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, कोई सेट दे देगा और बोलेगा उसका सबसेट लिखने की, तो इसको लिखना कैसे देखिए। एक्चुअली में सबसेट एक्चुअली में क्या होता है ना, सेट का पार्ट होता है। सबसेट क्या होता है, सेट का पार्ट, सेट का पार्ट। देखिए ए सेट है, इससे हम कुछ सेट अलग करने जा रहे हैं। एक 1 का अलग से इंडिविजुअल सेट बना लिए, 2 का एक इंडिविजुअल सेट, 3 का, ठीक है, अब 1 2 का, 1 एंड 2 का एक इंडिविजुअल सेट बना लिए, 1 3 का बना लेते हैं, 1 और 3 का। ओके, देन अब 1 3 हो गया, 1 2 हो गया, अब 1 2 और 3। ठीक है, तो इसका एक सेट बना लिए। समझिए, एक दो को क्वेश्चन करेंगे ना, क्लियर हो जाएगा। अब एक 5 मतलब एम्पटी सेट ना हर सेट का सबसेट होता है। इन सेट के ये सब सबसेट बने, और कुछ बन सकता है क्या, 1 के साथ 2 बना लिए, 1 के साथ 3 बना लिए, 2 के साथ 3 नहीं बनाए है ना, जी 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 2 के साथ 3। ठीक है, तो ये सारा जो मैंने लिखा है अभी अभी, इस सारा का सारा मेरा ए का सबसेट है। ये सारा का सारा क्या है, ए का सबसेट है। एक और क्वेश्चन देखिए, एक और देखिए, लेट्स से एक बी लेते हैं ना, एक बोले तो ए के जितने भी बच्चे होंगे ना, ए सेट के जितने भी बच्चे, वो सारा ए का सबसेट होगा ना। क्या है, हम ए का सारा जो एलिमेंट है अकेला अकेला कर दिए, फिर इस दोनों का कर दिए, फिर इस दोनों का कर दिए, फिर इस दोनों का कर दिए, फिर सारा एक बार ले लिए, फिर एक 5 ले लिए। सिमिलर तरीके से इसमें अगर मान के चलिए 1 और 2 ले लिए मैंने, तो पहले तो 1, अगर इसका सबसेट लिखने जा रहे हैं बी के, ये सब मेरा क्या है, सबसेट्स ऑफ ए है, सब सेट्स ऑफ सेट ए, और ये मैं सबसेट्स ऑफ सेट बी लिखने जा रहा हूँ, सबसेट्स ऑफ सेट बी। ओके, देखिए
एक तो ये हो गया, फिर एक 2 हो जाएगा, एक 1 2, खुद एक सेट खुद अपना सबसेट होता है, ठीक है, खुद अपना सबसेट होता है, खुद अपना सबसेट होता है। अब क्या बच गया, एक 5 बच गया। आसान है ना, कितना आसान है ना। और एक सेट देख लीजिए, और एक सेट देख लीजिए, सी ले लेते हैं। सी में लेट से ए बी सी ले लिए, ठीक है। अब इसका हम लोग ले लेते हैं सबसेट, पहले ए के लिए अलग से, बी के लिए अलग से, देन सी का एक अलग सेट, देन ए बी का एक अलग सेट, ठीक है, देन बी सी का एक अलग सेट, ए सी का एक अलग सेट, और एक सेट खुद अपना सबसेट होता है, तो ए बी सी भी, और एक फाई हर सेट का सबसेट होता है। फाई तो हर सेट में कॉमन होगा, ठीक है। तो ये मैंने सबसेट्स लिखा। अब देखिए इसमें एक टर्म आता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है। पहले टोटल नंबर ऑफ सबसेट जानने से पहले एक चीज को ध्यान दीजिए, ये जितने भी मैंने सेट्स लिखे हैं ना, ए के सी सेट के, ये वाला टर्म, ये वाला और ये भी मेरा सबसेट है, ठीक है। लेकिन ये जो ऊपर वाला गोला है ना, ये मेरा प्रॉपर सबसेट कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रॉपर सबसेट। और एक सेट खुद और फाई, खुद और फाई, ये मेरा प्रॉपर सबसेट नहीं, अनप्रॉपर सबसेट। ओके, ये प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर कह सकते हैं, अनप्रॉपर नहीं बोलेंगे, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो बस ध्यान रखना है कि ये एक सेट खुद और जो फाई होता है वो मेरा इम्प्रॉपर होता है, बाकी जितने भी सबसेट्स होते हैं वो होते हैं प्रॉपर सबसेट। हालांकि है तो सारा सबसेट, इसमें अगर ध्यान दे तो ये दोनों सेट को छोड़कर बाकी सारे प्रॉपर सबसेट हैं। इसमें ध्यान दे तो इस दोनों को छोड़ करके बाकी सारे प्रॉपर सबसेट हैं। क्लियर है? यहां पर ये सब मेरा प्रॉपर सबसेट है, ये वाला जो टर्म है ये मेरा प्रॉपर सबसेट है ना, ये मेरा इम्प्रॉपर सबसेट है, इम्प्रॉपर सबसेट है ये मेरा। आई होप क्लियर होगा। इसी में एक टर्म आता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट। क्या आता है? टोटल नंबर ऑफ सबसेट। टोटल नंबर ऑफ सेट सबसेट का एक सुंदर सा फॉर्मूला है 2 to the power n, 2 to the power n। इसको जरा सा ध्यान से समझिए। अगर मान लेते हैं लेट, अगर सेट ए दे रखा हो, ठीक है, एक सेट ए दे रखा हो, ए में मेरे प्रेजेंट है 1 2 3 4, ठीक है, इतने सेट है, और हमको 2 to the power n यानी कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए मांग लिया। इस ए का टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पर देखें ना कितना सबसेट बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट बने। इसके कितने सबसेट बने? 1 2 3 4 बने। इसके भी 8 बने होंगे, 3 एलिमेंट के 8 सबसेट। तो ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट किसी भी सेट का कितना निकलने वाला है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला के जरिए आपको क्या करना है ना, 2 to the power n होता है जहां पर टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए का बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसका फॉर्मूला होगा 2 to the power n, जहां पे n मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ए के घर में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो यहाँ पे आप रख दोगे n के जगह पे, तो आपको पता चल जाएगा इस ए के कितने भी सबसेट्स बनने वाले। तो n के जगह पे हम डायरेक्ट यही लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। अगर सेट ए दे रखा हो और जिस भी सेट का मांगेगी, जिस भी सेट का आपको सबसेट मांगेगा, 2 to the power उस सेट के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 2 to the power उस सेट के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। बस, तो यहां पर हमको दिख रहा है इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, 2 to the power 4 2 16 हो जाएगा ना। हाँ, अब देखिए अगर यहां पे बात करें, यानी कि अगर आप इसका सबसेट लिखिएगा तो टोटल 16 टर्म्स आएंगे, 16 टर्म्स। यहां पे 3 एलिमेंट्स थे, ठीक है, 2 to the power n बात करें, यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 3 है, तो यहां पे 3 देंगे अगर तो 8 हो जाता है। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? तो आप इस तरह से चेक कर सकते हो टोटल नंबर ऑफ सबसेट किसी का भी, ठीक है। तो इसको भी जरा ध्यान रखना है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट को 2 to the power n होता है फॉर्मूला। अब आते हैं प्रॉपर सेट में। एक सेट लिए ए,
इसमें प्रेजेंट है 1 2 एंड 3, ठीक है। 1 2 3 अभी अभी हम लोग सबसेट निकालना सीखे, इसके सारे सबसेट्स लिख लेते हैं। क्या क्या होगा, एक तो 1 का सेट, 2 विद इन द कर्ली ब्रेसेस 2, विद इन द कर्ली ब्रेसेस 3 हो जाएगा, विद इन द कर्ली ब्रेसेस 1 2 हो जाएगा, विद इन द कर्ली ब्रेसेस 2 3 हो जाएगा, विद इन द कर्ली ब्रेसेस 1 3 हो जाएगा, और एक सेट खुद अपना सबसेट होता है, यानी कि 1 2 एंड 3 भी हो जाएगा, और 5 हर सेट का सबसेट होता है। क्लियर है। अब ये जितने भी सबसेट्स हैं ना, इसका अगर हम एक सेट बना लें, इसका क्या बना ले, एक सेट बना ले, तो इसको हम लोग बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए। क्या बोलेंगे, पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए कहने का मतलब ए सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी कि ए सेट के जितने भी सबसेट्स होंगे, उन सारे कलेक्शन को, ए सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट है ना, उन सारे सेट्स के, उन सारे सबसेट्स के कलेक्शन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, पावर सेट ऑफ ए। क्लियर है। ए सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होंगे, उसके कलेक्शन को हम लोग पावर सेट ऑफ ए बोलेंगे। अगर कोई सेट बी रहता है तो बी सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होंगे, उसके सारे कलेक्शन को ही बोलेंगे पावर सेट ऑफ बी। क्लियर है। अब देखिए यहां पर एक छोटा सा टर्म समझाने जा रहे हैं हम आपको। यहां पर अगर हम बात करें कि विद इन द कर्ली ब्रेसेस 1 इस पावर सेट ऑफ ए का क्या है, तो आप क्या बोलिएगा, विद इन द कर्ली ब्रेसेस 1 जो है वो पावर सेट ऑफ ए का क्या है, एलिमेंट है। क्या है ये, हमको मालूम है ये सेट है, 1 3 का ये सेट तो है, लेकिन ये अगर ऐसे लिखा हुआ है और इसको छाप देते हैं, ठीक है, इसको छिपा देते हैं और पूछते ही क्या है, हाँ एक सेट है 1 और 3 जिसमें कि एलिमेंट है, ठीक है। लेकिन अब इस पावर सेट के रेफरेंस में अगर पूछे कि 1 3 जो है इस पावर सेट ऑफ ए का, ये जो सेट लिखे हुए हैं, ये सेट इस पावर सेट ऑफ ए का क्या लगता है, क्या रिलेशन है इस दोनों में, तो आपको बोलना पड़ेगा ये जो है ना, ये सेट एक्चुअली में ये सेट नहीं बल्कि एलिमेंट है इस पावर सेट ऑफ ए का। पावर सेट ऑफ ए का क्या है, एक सेट और एलिमेंट में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। एलिमेंट और सेट बहुत आसमान जमीन का अंतर है बाबू, देयर इज आसमान जमीन का अंतर। तो ये 1 3 पहले तो सेट था, लेकिन पावर सेट ऑफ ए के लिए सेट नहीं रहा, ये पावर सेट ऑफ ए का ये क्या बन गया है, एक एलिमेंट बन गया है, ठीक है। तो ये छोटा मोटा चीज है। एक टोटल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ भी आता है, टोटल नंबर ऑफ पावर सेट, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पावर सेट, इसका फॉर्मूला भी सेम ही होता है। टोटल नंबर ऑफ पावर सेट का भी फॉर्मूला सेम ही होता है, 2 टू द पावर n। तो टोटल नंबर ऑफ पावर सेट क्या होगा गाइस, टोटल नंबर ऑफ पावर सेट क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पावर सेट कहने का मतलब क्या होता है, पावर सेट में जितने एलिमेंट होंगे, पावर सेट में जितने एलिमेंट होंगे वही ना। तो पावर सेट में जितने एलिमेंट है वो है क्या, सबसेट ही तो है, टोटल सबसेट ही तो है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ही तो है ये। जितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट होंगे गाइस, उतने ही तो टोटल नंबर ऑफ पावर सेट होंगे। पावर सेट में कौन होता है, सबसेट्स ही तो होता है, सबसेट्स के कलेक्शन को ही तो बोलते हैं पावर सेट। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ही तो मेरा है पावर सेट। तो आप आराम से लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, और टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला 2 टू द पावर n। यहां पर अगर देखें इस सेट में 3 एलिमेंट हैं, तो 2 के पावर में 3 दे देंगे, हमको 8 आ जाता है, और इस पावर सेट में 8 ही एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है। तो पावर सेट और सबसेट, एक बार फिर से इधर फाइनल टच दे देते हैं। सबसेट्स क्या होता है, किसी सेट के जितने भी इंडिविजुअल, साथ ही साथ पूरा और एक 5, ठीक है, क्या होता है, अलग अलग एलिमेंट्स का एक सेट बना लेना है। फिर 2 जितने भी पॉसिबल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी पॉसिबल इसके सेट बन सकते हैं, हम लोग इस 1 2 3 का यूज करके जितने भी सेट आप बना सकते हो, जितने भी टाइप के सेट, वो सारा मेरा ए का सबसेट हो जाएगा। तो ये भी एक सेट है, ये भी सेट है, ये भी सेट है, ये भी सेट है, हम इसी के एलिमेंट का यूज करते हुए बना रहे हैं। ये भी सेट है, इन्हीं के एलिमेंट का यूज करते हुए बनाए हुए हैं। ये भी सेट है, इन्हीं के एलिमेंट्स को यूज करते हुए बनाए, और 5 तो हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है। सिमिलर तरीके से ये भी है, तो सबसेट हो गया। और पावर सेट में क्या होता है, पावर सेट में क्या होता है, अगर ए का बात करें तो ए के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होंगे, उसके सेट को ही हम लोग पावर सेट ऑफ ए बोलेंगे। और पावर सेट ऑफ, टोटल नंबर ऑफ पावर सेट बोले या फिर टोटल नंबर ऑफ सेट बोले, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, 2 टू द पावर n। और अभी भी बताएं कि एक सेट खुद और उसका 5 इम्प्रॉपर सबसेट होता है, बाकी जितने भी बचे वो मेरे प्रॉपर सबसेट होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट के बारे में,
प्रॉपर सबसेट के बारे में, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 2n-2 नहीं रहेगा क्या? हर सेट में दो ऐसे एलिमेंट निकलेंगे जो कि इम्प्रॉपर सबसेट होगा, हर सेट में दो ऐसे सेट निकलेंगे जो कि इम्प्रॉपर सबसेट होगा ना, एक सेट खुद और एक फाई। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट से हम 2 माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा। और जहां पे n क्या होता है, उस सेट में प्रेजेंट एलिमेंट होते हैं, जहां पे n क्या होता है, उस सेट में प्रेजेंट एलिमेंट होते हैं। क्लियर है गाइस? तो सबसेट और पावर सेट हो गया, इसको जरा सा स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं, इंटरवल्स को समझते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं, सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। इसके बाद हम लोग इंटरवल्स की ओर प्रोसीड करेंगे। ओके, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोगों ने जाना कि एक सेट रहता है तो उसका सबसेट कैसे लिखते हैं। एक सेट है, उसका सबसेट लिखे हुए हैं, इन सारे सबसेट को कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको ये ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, इसको सी दे देते हैं और इसको डी दे देते हैं। ठीक है, तो हम लोग को मालूम है ये जो ए सेट है वो ए का क्या है, इस अच्छा ए क्यों देंगे, ये तो पहले से दे रखे हैं ना, इसको दे देते हैं ई सेट। ओके, ये जो ई सेट है जिसमें कि 1 है एलिमेंट, वो मेरा इस ए सेट का क्या है, सबसेट है। हम लोग को मालूम है बी सी डी भी मेरा ए का सबसेट है। इसको सिंबॉलिकली हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ई मेरा क्या है, ए का सबसेट है, तो सबसेट का सिंबल कुछ इस प्रकार होता है, सबसेट का सिंबल। ट्रू मेरा क्या है, ए का सबसेट है, यानी कि बी सेट, बी भी मेरा ए का सबसेट है, सी भी मेरा ए का सबसेट है और डी भी मेरा ए का सबसेट है। लेकिन ध्यान दीजिए, जो मेरा सी है ना, वो सबसेट भी है और इक्वल भी है, सबसेट भी है और इक्वल भी है। तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है, सबसेट ही पढ़ लेते हैं, सबसेट एंड इक्वल टू, सी इज अ सबसेट एंड इक्वल टू ऑफ ए। ठीक है, सी जो है ए का सबसेट भी है और इक्वल भी है, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सिंबॉलिकली सबसेट को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब जरा यहाँ आइए, मैंने रियल नंबर का यहाँ पे एक घर बनाया हुआ है। ठीक है, रियल नंबर के फैमिली मेंबर्स हैं ये सब। रियल नंबर को दो पार्ट में बांटते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में। मालूम है हम लोग को 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं। तो अब अगर यहाँ ध्यान दीजिए, ये मैंने नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो ऑन जाएगा, ये होल नंबर्स। तो होल नंबर में ही नेचुरल नंबर आ जाता है, इंटीजर्स में ही नेचुरल नंबर और होल नंबर आ जाता है, रैशनल नंबर में ही मेरे इंटीजर्स और होल नंबर्स प्लस नेचुरल नंबर आ जाते हैं, और रियल नंबर में मेरा ये सारा का सारा इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, नेचुरल नंबर मेरा होल नंबर का पार्ट है। ये जो मेरा ई सेट है वो मेरा ए का क्या है, पार्ट है ना, तभी तो हम लोग बोले ई को ए का सबसेट। तो नेचुरल नंबर चूंकि होल नंबर का पार्ट है, तो इसलिए हम लोग नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्टली एन से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से। तो नेचुरल नंबर चूंकि होल नंबर का पार्ट है, तो हम लोग कह सकते हैं नेचुरल नंबर मेरा होल नंबर का क्या है, सबसेट है। और होल नंबर मेरा इंटीजर्स का पार्ट है, तो होल नंबर इंटीजर का सबसेट है। इंटीजर को आई से या फिर कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ इंटीजर मेरा रैशनल नंबर का पार्ट है और रैशनल नंबर को कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मेरा आई क्यू का क्या है, सबसेट हो गया। साथ ही साथ मेरा अगर इरेशनल नंबर का बात करें, इरेशनल नंबर को हम लोग बताए थे कि कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करना है, तो टी मेरा किसका सबसेट होगा, रियल नंबर का सबसेट होगा ना, रियल नंबर का सबसेट। क्लियर है। और ये जो क्यू है मेरा, ये जो क्यू मेरा रैशनल नंबर है, ये किसका सबसेट है जी, रियल नंबर का सबसेट है। तो बस यही चीज बताना चाह रहे थे, सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। जितने भी रियल नंबर्स के सेट हैं उसके सारे सबसेट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट है, होल नंबर इंटीजर का सबसेट है, इंटीजर मेरा इरेशनल नंबर का सबसेट है, और जो रैशनल नंबर है मेरा रियल नंबर का सबसेट है, और इरेशनल नंबर तो भाई मेरा रैशनल नंबर का सबसेट है ही। और इन सारे टाइप्स के नंबर के बारे में आप लोग को आइडिया 9-10 में तो होगा ही ना। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं सबसेट्स को। ठीक है, और इक्वल भी था तो इस वजह से इक्वल टू। अब हम लोग इंटरवल्स की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप। तो चलिए अब इंटरवल्स के कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं। इंटरवल सबसेट ऑफ रियल नंबर, समझिए क्या होता है। सबसे पहले इंटरवल को समझिए। इंटरवल वर्ड क्या है, लेट्स से अगर आपको हम बोले कि 0 से 3 के बीच के सारे नंबर्स को लिखिए, 0 से 3 के बीच के सारे नंबर्स को लिखिए। प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है, कैसे लिखोगे, केवल 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर हैं, 0.1 0.2 0.3 0.4 इस तरह करके कई नंबर्स केवल 0 और 1 के बीच में है, वो तो आप लिख ही नहीं सकते। तो 0 और 3 के बीच में कैसे लिखेंगे, तो इसी को ना 0 और 3 के बीच के सारे नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 और 3 के बीच के सारे नंबर को लिखने का एक वे, एक तरीका, एक मेथड है मेरा इंटरवल। ठीक है, एक तरीका है मेरा इंटरवल। इंटरवल्स के टर्म में हम लोग 0 से 3 के बीच के सारे नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ गए इंटरवल्स क्या करता है,
किसी बहुत बड़े डाटा को हम आसानी से हम लोग आराम से इंटरवल्स के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, समझिए कैसे। लेट से बात करें अगर हम लोग कि हमको आप लिख के दिखाइए। अभी हम पहले इंटरवल्स होते हैं नॉर्मली 3 तरह के, एक ओपन इंटरवल, एक क्लोज इंटरवल, एक सेमी ओपन या फिर उसको सेमी क्लोज इंटरवल। बारी बारी से सबको समझते हैं। पहले आता है ओपन इंटरवल। लेट से अगर हम बात करें आपको कि 0, क्या बोल रहे हैं, 0 और 3, 0 और 3 के बीच के सारे नंबर, 0 और 3 को छोड़ देना है, लेकिन 0 और 3 जो है उसके बीच के सारे नंबर्स को लिखना हो। 0 और 3 को छोड़ के, 0 और 3 को छोड़ के इसके बीच के सारे नंबर्स को, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो सेट होगा इसमें जिस सारे नंबर्स का, वो क्या होगा, इसमें x होंगे, सच डेट x जो होगा मेरा रियल नंबर से बिलोंग करेगा, साथ ही साथ जो x होगा वो लेस देन 3 और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना। ये तो मेरा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ये तो मेरा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, यही ना। 0 और 3 के बीच के नंबर्स को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, और रियल नंबर है 0 और 3 के बीच जितने भी रियल नंबर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये बेला, ये मेरा सेट बिल्डर फॉर्म ना, सेट बिल्डर फॉर्म। अभी देखिए हम लोग, अब इसी को इंटरवल्स के टर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए इंटरवल्स के टर्म में लिखना हो अगर 0 और 3 के बीच के, तो 0 दे देना है, कॉमा दे देना है, 3 दे देना है, बस। अब इसके दोनों ओर ऐसे ब्रैसेस लगा देना है, ओपन ब्रैसेस इसको बोलते हो, ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट बोलते हो ना, स्मॉल ब्रैकेट वही ओपन ब्रैकेट। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, 0 to 3, ओपन 0 to 3, ओपन 0 to 3 कहने का मतलब क्या हो गया, 0 और 3 को छोड़ देना है और 0 और 3 के बीच जितने नंबर्स हैं उन सबको ले लेना है। इसमें कितने कौन कौन से नंबर है, 0 और 3 को छोड़ करके इसके बीच जितने भी नंबर आते हैं वो सारे रियल नंबर इसमें प्रेजेंट हैं, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर एक बात समझिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सबसेट ऑफ रियल नंबर, तो क्या ये रियल नंबर का सबसेट नहीं हुआ, सारा का सारा रियल नंबर तो इसमें आया नहीं, रियल नंबर का थोड़ा सा पार्ट आया, इस वजह से इस रियल नंबर को हम लोग, इस चीज को, इस इंटरवल को हम लोग क्या बोलेंगे, रियल नंबर का क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे। ठीक है, तो वही हेडलाइन लिखा हुआ है, इंटरवल्स जो है सबसेट ऑफ रियल नंबर के टर्म में है। ये मेरा क्या है, सबसेट ऑफ रियल नंबर है कि नहीं, सबसेट ऑफ रियल नंबर है ये मेरा, क्या रियल नंबर का एक पार्ट है। ओके, तो इसको कैसे लिखे हम लोग, ओपन 0 to 3 पढ़ेंगे कैसे, ओपन 0 to 3। अब एक चीज और समझिए, एक चीज और समझिए इसको जरा सा, इसी चीज को जो हम लिखे हैं 0 to 3, ओपन इंटरवल 0 to 3, आप ओपन 0 to 3 बोलिए या फिर ओपन इंटरवल 0 to 3 बोलिए, बतवा बराबर। इसी चीज को कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे 0 to 3, ओपन इंटरवल 0 to 3। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये ज़्यादा यूज़ होता है डराने के लिए, ठीक है, कुछ लग रहा है थोड़ा खतरनाक जैसा चीज़, ठीक है। तो ये भी सेम ही चीज़ है, दोनों ही सेम ही चीज़ है। इसका भी कहने का मतलब क्या हुआ, 0 और 3 को छोड़ के 0 और 3 के बीच जितने भी नंबर प्रेजेंट है सबको ले लो, तो ओपन इंटरवल 0 to 3 हो गया, ठीक है। अब आते हैं क्लोज इंटरवल पे। अब देखिए इसी चीज़ को एक बार और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो अगर हमको ओपन इंटरवल 0 to 3 को, तो कुछ नहीं करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देना है, 0 1 2 1 2 3 रिप्रेजेंट करना है, और 0 पे ऐसे गोल और 3 पर भी ऐसे गोल, और ये बीच में खाली होना चाहिए, ठीक है, छोटा सा ऐसे, देख रहे हो जैसा मैंने यहाँ पे क्या हुआ है, सेम ही चीज़। तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। ये क्या कह रहा है, ये जो कह रहा है, और हमको कहाँ से कहाँ तक के नंबर को लेना है, 1 0 और 3 के बीच के सारे नंबर, इसको डार्क कर देना है। तो क्या कर देंगे, थोड़ा सा डार्क कर देंगे हम लोग, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। तो इसके कहने का मतलब क्या हो गया, 0 और 3 को छोड़ करके बाकी सारे नंबर्स को लेना है इसके बीच के। इस डॉट का मतलब ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब होता है नॉट इंक्लूडेड। क्या होता है, नॉट इंक्लूडेड। और अगर इसी को हम रंग देंगे अगर ऐसे ऐसे करके गोल, इसका मतलब होता है इंक्लूडेड, इंक्लूडेड। तो फाइनली हम लोग ने अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा इंटरवल में, कि रियल नंबर में, रियल नंबर के घर में किसी एक पार्ट को अगर हमको दर्शाना हो, लेट्स से 0 और 3 के बीच के नंबर को दर्शाना हो, तो हम इसको ओपन इंटरवल 0 to 3 के टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है।
और आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और हम लोग को मालूम है ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसे डॉट डॉट दे देंगे, बीच में खाली रहना चाहिए, तो ये नॉट इंक्लूडेड को बताता है, यानी कि 0 और 3 को इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन ये जो हाईलाइटेड पार्ट है इसको क्या करना है, इंक्लूड करना है। अब क्लोज इंटरवल देखिए, लेट्स से अगर हमको आपको बोल दिए आप रिप्रेजेंट कीजिए एक एलिमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x लेस देन इक्वल टू 3, लेस देन इक्वल टू 4 ले लेते हैं और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लेते हैं, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 4 क्यों, सेम ही नंबर रहने देते हैं, ठीक है, ताकि आप अच्छे समझो। लेस देन इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर इस नंबर को हम लोग को इंटरवल्स के टर्म में लिखना हो, यहाँ तो हम लोग समझ गए 0 भी है 3 भी है और 0 और 3 के बीच के सारे नंबर रियल नंबर भी हैं, लेकिन इसको इंटरवल्स के टर्म में कैसे लिखेंगे। 0 पहले तो आप इंटरवल के टर्म से पहले देख लीजिए इसको हम लोग ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक रियल नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें कि प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी तक के नंबर्स बैठे होते हैं, हम लोग को मालूम है ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। हमको रिप्रेजेंट करना है 0 और 3, और इसमें 0 भी इंक्लूडेड है 3 भी इंक्लूडेड है, तो इंक्लूडेड है तो इसको सर्कल देखें रंग देना है ऐसे, और 3 भी इंक्लूडेड है ऐसे रंग देना है, और इस पार्ट को थोड़ा सा डार्क कर देना है। क्या कर देना है, डार्क 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 कर देना है, तो ये वाला पार्ट थोड़ा डार्क कर देना है, हो गया मेरा ये ग्राफिकली। अब इंटरवल्स के टर्म में इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 0,3 क्लोज इंटरवल है तो ऐसे करके क्लोज ब्रैकेट लगा देना है इसमें। तो पढ़ेंगे कैसे, क्लोज्ड इंटरवल 0 to 3, क्लोज इंटरवल 0 to 3, इसके कहने का मतलब हुआ 0 को भी इंक्लूड करना है, 3 को भी इंक्लूड करना है, और 0 और 3 के बीच के जितने भी नंबर थे उसको भी इंक्लूड करना है। तो ग्राफिकली भी देख लिए हम लोग, सेट बिल्डर के फॉर्म में भी देख लिए, और इंटरवल्स के टर्म में भी देख लिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेमी ओपन या फिर इंटरवल या फिर सेमी क्लोज इंटरवल, जैसा कि सुन के ही लग रहा होगा ना, सेमी ओपन यानी कि आधा खुला और आधा बंद ना। तो आधा खुला आधा बंद कहने का मतलब क्या हुआ, लेट्स से अगर हम आपको बोल दें कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x लेस देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 0, लेस देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 0, इन सारे नंबर्स को हम लोग प्रैक्टिकली रोस्टेड फॉर्म में लिखना हो तो इम्पॉसिबल है ना, इम्पॉसिबल है लिखना। लेकिन अगर इसको हमको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो कुछ नहीं, आराम से ऐसे रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी बैठे होते हैं इसमें नंबर 0 1 2 3 4 0 को इंक्लूड नहीं करना है ना, इक्वल टू का साइन तो है नहीं, 0 को इंक्लूड करना नहीं है, तो 0 पे हमको मालूम है ऐसे करके खाली वाला ये वाला नॉट इंक्लूडेड का सिंबल, और 3 को इंक्लूड करना है तो ऐसे, और बीच वाले पार्ट को क्या कर देना है, डार्क कर देना है, बीच वाले पार्ट को डार्क कर देना है। ये मेरा 0 to 3 ऑप, अभी हम लोग इसको देखेंगे सेमी ओपन वाला, और इंटरवल्स के टर्म में भी, तो ये मेरा ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया। अब इसी चीज़ को हम लोग को इंटरवल्स के टर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो 0,3, और चूंकि 0 को हम लोग को इंक्लूड तो करना नहीं है, तो यहाँ पे ओपन वाला, ये ओपन वाला स्मॉल ब्रैकेट का सिंबल, 3 को इंक्लूड करना है, तो इंक्लूड करने के लिए हम लोग क्लोज इंटरवल का यूज़ किए थे, 3 को इंक्लूड करना है ऐसे। तो ओपन 0 टू क्लोज्ड 3, क्या पढ़ेंगे इसको, ओपन 0 टू क्लोज्ड 3, ठीक है, ओपन 0 टू क्लोज्ड 3, इसको ऐसे पढ़ा जा सकता है। और साथ ही साथ अब एक और देख लीजिए, एक टर्म और देख लीजिए, इसमें हम लोग 0 को इंक्लूड नहीं किए, में 3 को इंक्लूड किए। इसी टर्म को एक और रूप में लिखा जा सकता है बाबू, इसी चीज़ को, ये 0 जो है, इस सिंबल को हम लोग अभी भी बताएं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0 2 3, सेम ही चीज़ है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलेगा ये सब, स्टूडेंट को डराने के लिए, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत ठीक है, तो सब जगह पे कंसेंस रहने से काम चल जाता है। ये हो गया। अब बात करते हैं जरा सा एक और टर्म का, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x लेस देन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको अगर हमको इंटरवल्स के टर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 0 से 3 को इंक्लूड करना नहीं है, इसलिए स्मॉल ब्रैकेट, 0 को इंक्लूड करना है बिग ब्रैकेट वाला जो होता है सिंबल, ठीक है। तो ऐसे करके
क्लोज्ड 0 टू ओपन 3, क्लोज्ड 0 टू ओपन 3, यहाँ पे 0 इंक्लूड करना है, 3 को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसी चीज को हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं, 0 को इंक्लूड करना है और 3 को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज हो गया, ग्राफिकली हो गया, ये मेरा इंटरवल्स के टर्म में हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो स्क्रीन शॉट लीजिए आप जल्दी से, स्क्रीन शॉट। चलिए अब तक हमने जितनी भी थ्योरीज पढ़ी है उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तब जो भी कुछ बचा खुचा कसर है थ्योरी का वो इसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। ये सब पे भी जाएंगे, पहले हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन, सारे नहीं। इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। इनमें से कौन सेट है और आंसर को जस्टिफाई भी करना है, आखिर वो सेट है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। पहला जो लिखा हुआ है उसमें अगर देखिएगा आप, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, यानी कि ईयर के जो मंथ्स होते हैं जो कि जे लेटर से स्टार्ट होते हैं, कौन कौन होते हैं जी? तो जनवरी होते हैं, जून होते हैं, जुलाई होते हैं, और तो कुछ नहीं होते, ठीक है। तो क्या ये सेट है, क्या ये सेट है, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। जी हाँ ये सेट है। क्यों? क्योंकि अगर आपको भी लिखने के लिए दिया जाए कि आप एक ऐसा सेट लिखो मंथ का जिसमें कि जो कि जे लेटर से स्टार्ट होता है, तो आपका भी आंसर, आपका भी सेट यही रहेगा कि नहीं। पर्सन टू पर्सन ये चेंज होने वाला नहीं है। साथ ही साथ इसमें एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, अलग अलग एलिमेंट्स हैं इसमें। तो बस हम लोग को दो ही चीज तो चाहिए था, एक तो वेल डिफाइंड होना चाहिए था और साथ ही साथ मेरा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। वेल डिफाइंड तो है ही, क्योंकि आपके लिए और मेरे लिए पर्सन टू पर्सन चेंज तो कर नहीं रहा सेट, साथ ही साथ इसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये एक तो सेट हो गया मेरा, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है जरा देखिएगा, द कलेक्शन ऑफ 10 मंथ। पहले आप खुद से जरा सा पॉज करके वीडियो को ट्राई करने का कोशिश कीजिएगा, ओके। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, क्या आपके लिए और मेरे लिए सेम रहेगा क्या? जरूरी थोड़ी है, ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकते हैं क्या। तो ये वाला मेरा सेट नहीं है, ठीक है, ये सेट नहीं बन सकता। आपको अगर मोस्ट टैलेंटेड आपको हो सकता है कुछ और लगता हो, मेरे हिसाब से कुछ और लगता हो, हम किसी को टैलेंटेड कुछ और बेसिस पे कर सकते हैं। टैलेंटेड होने का तो बेस हम लोग का अलग अलग हो सकता है ना, चुनाव करने का, कि नहीं किसी का जो लिखता है, जो भी राइटर जो भी कुछ लिखता है वो प्रकृति पे लिखता है, कोई नेचुरल पे लिखता है, तो हाँ हमको वो वाला चीज़ अच्छा लगता है क्योंकि हमको नेचुरल से प्यार है। और किसी को कुछ सामाजिक लिखता है तो किसी को समाज से रिलेट रहना अच्छा लगता है, तो वो उस पर बेस लिखता है। तो चुनाव करने का तरीका पर्सन टू पर्सन ना, कि कौन सा राइटर अच्छा है या फिर खराब है, वो चेंज करेगा, वेरी करेगा, ठीक है। तो ये हमारा सेट नहीं होगा, ओके। तीसरा देखिए क्या कह रहा है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के 11 बेस्ट क्रिकेट में, जरूरी थोड़ी है जो क्रिकेटमैन आपको बेस्ट लगता हो हमको भी लगता हो, नहीं ना। तो ये भी मेरा सेट, अच्छा ये तो सेट है नहीं, ये भी मेरा सेट नहीं है, ये पहला वाला सेट हो गया। फोर्थ नंबर देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। इसमें देखिए थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके ऑफलाइन क्लासेस का बात किया जाए और ऑफलाइन क्लासेस में आपको जा करके बोला जाए कि आप अपने क्लास के सारे बॉयज़ का सेट बनाओ, तो आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं सबका सेट सेम होगा, वेल डिफाइंड होगा, क्योंकि सबका सेट सेम है। साथ ही साथ पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा उसमें, या आपकी क्लास में जो बॉयज़ हैं वो तो सबके लिए सेम है ना, आपकी क्लास के हर स्टूडेंट के लिए। लेकिन ऑनलाइन वे में बात करें तो यहाँ कई स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं और कई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, वो जरूरी थोड़ी है सभी एक ही स्कूल के होंगे, तो यहाँ पर वेरी करेगा। लेकिन ये जो एनसीईआरटी में आंसर इसका सेट दे रखा है इसको, क्योंकि ये ऑफलाइन क्लासेस को देख के बात कर रहा है, ठीक है, कि क्या आपके जितने भी आपके क्लास में जितने बॉयज़ हैं उसका सेट बनाओ। आपके क्लास में जितने बॉयज़ हैं वो तो सबके लिए, आपके क्लास के हर स्टूडेंट के लिए सेम होने वाला है ना, तो इस वजह से इसको सेट माना है। 5 नंबर भी है, 6 नंबर भी है, 5 नंबर भी देख लीजिए, 5 देख लेते हैं। इसके बाद आपको खुद से ट्राई करना है, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, सारे नेचुरल नंबर लेस देन 100, सारे नेचुरल नंबर लेस देन 100 इन होगा,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 करते 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 99 तक सबका सेट सेम होने वाला है। आपके लिए जो ये सेट बनेगा वही मेरे लिए भी होगा ना, परसेंट टू परसेंट चेंज नहीं करेगा। तो वेल डिफाइंड हो गया, साथ ही साथ इसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट बैठे हैं, तो ये मेरा सेट हो गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या कह रहा है, ठीक है। अब बाकी सारा खुद से करना है। 2 का क्या है, लेट ए एक सेट दे रखा है, ठीक है, इसमें कि एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड 6। देन इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू, इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू, ये मेरा बिलोंग्स टू, और ये जो है मेरा नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल है, ठीक है। इन द ब्लैंक्स, तो क्या बोल रहा है पहला में कि 5 डैश ए, क्या 5 ए से बिलोंग कर रहा है क्या? जी हाँ, 5 ए के घर में है ना, तो 5 अगर ए से बिलोंग कर रहा है तो हाँ ऐसे कर देना है। दूसरा नंबर में देखिए 8, क्या 8 बिलोंग कर रहा है ए सेट से? नहीं कर रहा ना, नॉट बिलोंग्स टू। तो ये तो बहुत आसान है, आप कर सकते हो। तीसरा नंबर भी देख लीजिए फटाफट से। तीसरा नंबर में क्या कह रहा है, एक सेट दे रखा है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, आपको इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बताए थे सेट बिल्डर फॉर्म अगर दे रखा हो तो रोस्टर फॉर्म में लिखना बहुत आसान हो जाता है। ए में जो x है एलिमेंट, और x जो है x इज एन इंटीजर है, ठीक है, एंड वो जो इंटीजर है वो लेस देन 7 और ग्रेटर देन -3 है। लेस देन 7 और ग्रेटर देन -3, तो ग्रेटर देन -3 तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 यही होगा ना। लेस देन 7 और ग्रेटर देन -3, और सारे के सारे इंटीजर्स होने चाहिए। हो गया। बी में भी देखिए, बी जो है, बी में x एलिमेंट है, और x जो है x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6 है। इसमें जो है नेचुरल नंबर है लेस देन 6 यानी कि 1 2 3 4 एंड 5, तो ये रोस्टेड फॉर्म में लिखना आसान हो जाता है सेट बिल्डर फॉर्म से। यहाँ पर भी कुछ, यहाँ पे अब रोस्टेड फॉर्म दे रखा है, इससे हमको सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है। इसको देखिए, तब आगे देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो 2 4 8 16 32, यहाँ पे इसको ऐसे लिखा जाता है, इसमें x है सच डेट x इज इक्वल टू 2 टू द पावर n के टर्म में, है ना। 2 के पावर में 1 2, 2 के पावर में 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4 और 2 टू द पावर 5, राइट है कि नहीं। तो n तो मेरा एक नेचुरल नंबर है, साथ ही साथ n का भी लिमिटेशन है कि वो 1 से 5 तक है, ठीक है। n लेस देन इक्वल टू 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में थोड़ा सा दिमाग लगाना थोड़ा चैलेंजिंग होता है, तो आसान लेकिन होता है, ओके। अब यहाँ पे देखिए 2 4 6 8, ये तो इवन नंबर दिख रहा है ना, आप आराम से लिख सकते हैं x सच डेट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, ओके, इवन नेचुरल नंबर, जी हाँ, इवन नेचुरल नंबर। आगे फिर से हमको एक सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, काफी आसान होता है। x सच डेट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर मालूम है ना, 1 3 5 7 9 तो ऑन चलता रहेगा, ये 3 ही डॉट देना है, ध्यान रहे, ठीक है। आगे x इज एन इंटीजर, और x जो है लेस देन 9/2 और ग्रेटर देन -1/2, और -1/2 एक्चुअली होता क्या है, -0.5, और 9/2 क्या है जी, 9/2 हो गया 2 4 8 4 यानी कि 4.5, यानी कि जो इंटीजर्स हैं वो -0.5 से बड़े हैं और 4.5 से छोटे हैं, ठीक है। तो कौन कौन हो जाएगा, -0.5 कहने का मतलब हो गया एक तो 0 आ जाएगा इसमें, देन 1 2 3 और 4 हो गया। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। अभी और कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो अगर इसको हालांकि नोट करने जैसा कुछ है नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फटाफट से वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करना है, देन उसके बाद देखना है। पहला नंबर क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ अ नल सेट, ठीक है। नल सेट का एग्जाम्पल, नल सेट बताया था ना, नल सेट को हम लोग वाइड सेट या फिर एम्प्टी सेट कहते हैं, यानी कि खाली सेट। तो पहला सेट क्या दे रखा है इसमें, सेट ऑफ ऑड
नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ऑड नेचुरल नंबर, पहली बात तो ये जो कि ऑड हो वो 2 से डिविजिबल होगा क्या? ऑड नंबर कभी 2 से डिविजिबल होगा? तो इसमें तो एक भी एलिमेंट नहीं होंगे, तो ये मेरा नल सेट हो गया ना, ये मेरा नल सेट हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोल रहा है? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर एक एलिमेंट है 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन भी है, और दुनिया का कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि इवन और प्राइम दोनों हो, ठीक है। 2 एक लौता एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है साथ ही साथ प्राइम भी है। आगे देखिए क्या कह रहा है फटाफट से। x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन, x जो है लेस देन 5 है और ग्रेटर देन 7 है। कोई ऐसा नंबर है क्या जो कि 5 से बड़ा हो? 5 से बड़ा बोल रहा है ना, अच्छा छोटा 5 से क्या बोल रहा है? छोटा। और 7 से बड़ा हो? जो 5 से छोटा है वो 7 से बड़ा कैसे हो सकता है? जो 5 से छोटा है वो 7 से बड़ा कैसे हो सकता है? इसका मतलब इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होंगे। ये मेरा नल सेट है, या फिर एम्प्टी सेट भी इसको कह सकते हैं, या फिर वॉइड भी कहते हैं इसको। ओके, आगे 4th नंबर देखिए। y such that y is a point common to any two parallel line। दो पैरेलल लाइन में कोई ऐसा पॉइंट कॉमन होगा क्या? हम लोग को मालूम है दो पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। अगर इंटरसेक्ट करता तब ना एक पॉइंट मिलता हमको। जो पैरेलल है वो कभी इंटरसेक्ट करेगा नहीं ना, तो इसमें एक भी नहीं होंगे पॉइंट, तो ये मेरा नल सेट हो गया ये भी। ओके, अब फटाफट से दूसरा नंबर भी देखिए। Which of the following sets are finite और infinite? फाइनाइट बताए थे जिसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग काउंट कर सके, काउंटेबल हो, और जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनकाउंटेबल हो, काउंट नहीं कर सकते, उसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। अब देखिए 2 नंबर क्या बोल रहा है। पहला सेट है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। मंथ्स ऑफ ईयर 12 होते हैं मंथ, मालूम है ना, तो हम लोग काउंट कर लिए ना, तो कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट हम लोग इसका बता दिए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दिए इस सेट का। इट मीन कि ये मेरा फाइनाइट सेट है। कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है। एक नंबर। ये दूसरा देखिए 1 2 3 सो ऑन ऐसे चल रहा है, 1 2 3 सो ऑन, तो ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 सो ऑन, यानी कि ये नेचुरल नंबर का सेट है। और कितने नेचुरल नंबर होते हैं आप बता पाओगे क्या? नंबर ऑफ नेचुरल नंबर नहीं बता पाएंगे ना, तो ये मेरा इनफाइनाइट सेट है। क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट है ये मेरा। ओके, दूसरा हो गया। तीसरा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग काउंट नहीं कर सके, अनकाउंटेबल है, इस वजह से मेरा इनफाइनाइट सेट हो गया। तीसरा नंबर क्या बोल रहा है? 1 2 3 देन उसके बाद है डॉट 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 99 एंड 100। इसका मतलब क्या हो गया? ये भी नेचुरल नंबर का ही सेट है, लेकिन 100 तक इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग बता पा रहे हैं। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? टोटल 100 है ना, 1 से लेके 100 तक इसमें लिखा हुआ है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता पा रहे हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट हम लोग बता पा रहे हैं, इस वजह से ये मेरा एक फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि हम इसको काउंट कर पा रहे हैं। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है। ओके, आगे इसी तरह से आपको देख लेना है। 4 5 भी बहुत आसान है। 3 नंबर देखिए क्या बोलता है। 3 नंबर क्या बोल रहा है? स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें भी सेम ही चीज है। द सेट ऑफ लाइंस which are parallel to the x-axis। set of lines which are parallel to the x-axis। ये मेरा x-axis है अगर, तो इसके तो पैरेलल कई लाइंस हो सकते हैं ना गाइस, कई लाइंस हो सकते हैं, इनफाइनाइट्स ऑफ लाइंस हो सकते हैं। तो ये मेरा इनफाइनाइट सेट है। क्या है? इनफाइनाइट सेट। ओके, 3 का 1 है, ये 3 का 1 है। दूसरा है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। 26 होते हैं, ये फाइनाइट हो गया। तो इस तरह से आप खुद से कर सकते हो, ये मेरा फाइनाइट है। ओके, अभी देखते हैं कुछ और, इसको मिटा रहे हैं। ओके, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग अपने थ्योरी की ओर मूव करेंगे। ओके, तो ये अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैंने लिया हुआ है। इसमें एक सेट ए दे रखा है, इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ना सही है और गलत है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या फिर कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ओके, एक ए सेट दे रखे हैं जिसमें कि कुछ एलिमेंट्स है 1 2
विद इन द कर्ली ब्रैसेस 3,4 एंड 5। आप अगर ध्यान दीजिए बताए थे एक चीज आपको कि बिलोंग करने का काम एलिमेंट का होता है। किसका होता है? एलिमेंट क्या करता है? बिलोंग करता है, ठीक है। और जो सबसेट होता है, हम बताए थे सबसेट के कॉन्सेप्ट में, अगर कोई सेट किसी सेट का सबसेट है, अगर कोई सेट किसी सेट का सबसेट है, यानी कि समझे एक सेट किसी चीज का सबसेट होता है। कोई एलिमेंट नॉर्मली अगर आपको यहाँ पे देखिए कि ए सेट ले लिए हम, इसमें 1 2 3 ले लिए, अगर बोलेंगे क्या 2 मेरा बिलोंग कर रहा है ए सेट से? जी हाँ, 2 मेरा बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब अगर बात करेंगे क्या ये मेरा बिलोंग कर रहा है ए से? नहीं, सेट बिलोंग नहीं करता। सेट तो सबसेट होता है। सेट क्या हो सकता है? सबसेट हो सकता है। अगर सबसेट भी नहीं हुआ तो कुछ नहीं। यहाँ पे विद इन द कर्ली ब्रैसेस 2 ये मेरा सेट बन गया। सेट हमेशा सबसेट किसी सेट का बन सकता है। एक सेट किसी सेट का सबसेट बन सकता है, यानी कि ये तो गलत हो गया। लेकिन अगर हम बात करें क्या ये विद इन द कर्ली ब्रैसेस जो 2 है क्या सबसेट है का? जी हाँ, सबसेट है, ठीक है। लेकिन कर्ली ब्रैसेस हटा देंगे तो वो मेरा बिलोंग करने का काम करेगा। क्लियर है? ये छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है। अभी हम लोग और क्लियरिटी आएगा इसमें। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज करते हैं, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है। अभी देखते हैं हम लोग सही से। अभी देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, विद इन द कर्ली ब्रैसेस 3 4 सबसेट ऑफ ए। क्या ये सेट ए का सबसेट? हाँ, अभी तो हमने बताया ना कि सबसेट जो होता है एक सेट होता है। एक सेट ही किसी सेट का सबसेट होता है। जी तो सेट है, लेकिन ये गलत है। आप अगर इस ए सेट को देखो तो यहां पर जो 3 4 आया है ना, सेट के टर्म में लिखा हुआ है, तो ये ए का एलिमेंट बन के आया हुआ है। ये ध्यान रखना है। ये 1 भी ए का एलिमेंट, 2 भी ए का एलिमेंट, विद इन द कर्ली ब्रैसेस 3 4 दोनों साथ में, अलग अलग नहीं। ये एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है ये। और 5 जितने भी कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं कि किसी हम सेट में, वो सारे टर्म्स मेरे एलिमेंट्स होते हैं। किसी भी सेट में कॉमा से सेपरेट करके जितने भी टर्म लिखे होते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट होते हैं। तो यहां पर विद इन द कर्ली ब्रैसेस 3 और 4 दोनों साथ में ही मेरा ए का एलिमेंट है। अगर पूछेंगे क्या 3 मेरा ए का एलिमेंट है? नहीं। 4 एलिमेंट है? नहीं। 3 4 दोनों साथ में मेरे ए के एलिमेंट है। ये पूरा का पूरा सेट जो है ये मेरा ए का एलिमेंट होगा। क्लियर है गाइस? तो यहां पे ये मेरा एलिमेंट है, तो एलिमेंट मेरा तो सबसेट नहीं हो सकता। एलिमेंट तो बिलोंग करने का काम करता है, तो ये इसलिए गलत हो गया। ये एलिमेंट है बताए तो बिलोंग कर रहा है, सही। एक चीज और देखिए, 1 2 3 2 बिलोंग कर रहा है मेरे ए सेट से, ठीक है। इसी टू में जो एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, जो एलिमेंट बिलोंग कर रहा है उसी में अगर कर्ली ब्रैसेस लगा देते हैं तो वो सबसेट बन जाता है ए का, ठीक है। तो सिमिलर तरीके से अगर आप इसको सबसेट बनाना चाहते हैं, यानी कि इस स्टेटमेंट को सही करना चाहते हैं, तो यहां पर एक और कर्ली ब्रैसेस लगाना होगा, तब ये सही हो जाएगा। लेकिन अभी ये गलत है क्योंकि है नहीं, क्योंकि ये भी है नहीं, ठीक है। देखिए ना, एक 2 जो कि बिलोंग कर रहा था इसे, क्यों? क्योंकि 2 की एलिमेंट था, इस सेट का 2 एलिमेंट था, लेकिन यहाँ पे कर्ली ब्रैसेस लगा करके इसको सेट बना दिए। तो इस केस में ये मेरा जो विद इन द कर्ली ब्रैसेस 2 है वो मेरा ए का सबसेट बन गया। तो किसी भी एलिमेंट को उस सेट का अगर सबसेट बनाना है जो जिस सेट से वो बिलोंग कर रहा है, तो उसमें कर्ली ब्रैसेस लगा दो, हो जाएगा काम। तो ये तो सही है। आगे देखिए, क्या 1 बिलोंग कर रहा है इसे? हाँ, 1 बिलोंग कर रहा है। क्या 1 सबसेट होगा ए का? नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर 1 में हम कर्ली ब्रैसेस से लगा दे, तब ये तो मेरा होगा ना ए का सबसेट, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट से ये मेरा गलत है। 1 2 5 विद इन द कर्ली ब्रैसेस, क्या मेरा ये सबसेट होगा? नहीं, 1 2 5 नहीं होगा। 1 अलग से बिलोंग करेगा। अच्छा, यहाँ सबसेट का बात हो रहा है, सबसेट तो होगा ही जी। 1 2 5 का सेट तो मेरा सबसेट होगा ना जी, ये सही है। यहाँ पर 1 2 5 बिलोंग नहीं कर सकता। अगर ये कर्ली ब्रैसेस नहीं रहता तब बिलोंग करता, लेकिन कर्ली ब्रैसेस है, इस वजह से ये गलत है, ठीक है। आगे 8 नंबर देखिए, 8 नंबर में क्या बोल रहा है? 1 2 5 विद इन द कर्ली ब्रैसेस, क्या सबसेट होगा ए का? 1 2 3 3 कैसे अलग कर दिया? ये 3 हम लोग अलग नहीं कर सकते जनाब। 3 और 4 तो एक साथ बैठा हुआ है, जब भी ये मूव करेगा साथ में 4 को लेके मूव करेगा। ये गलत हो गया मेरा।
फाई हर सेट का सबसेट होता है, मैंने बताया था, लेकिन फाई हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। यहाँ पे फाई बिलोंग कर रहा है, फाई को क्या एज अ बिलोंग करने का काम क्या करता है, एलिमेंट ना, तो इसको एज अ एलिमेंट कंसिडर किया गया है, एज अ एलिमेंट कंसिडर किया गया है। क्या इसमें आपको ये चीज दिख रहा है क्या? जितने भी बिलोंग कर रहे हैं वो आपको इसमें दिखेगा, जितने भी बिलोंग कर रहे हैं, और कहीं बिलोंग वाला कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं। टू बिलोंग कर रहा था तो टू इसमें दिखाना आपको, अगर ये बिलोंग कर रहा है तो ये इसमें कहीं पे दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा ना, तो ये गलत स्टेटमेंट है। तो क्या फाई बिलोंग कर रहा है? नहीं, फाई भी तो नहीं दिख रहा ना। अब देखिए, लेकिन अगर पूछता क्या फाई मेरा सबसेट है ए का, जी हाँ, फाई तो हर सेट का सबसेट होता है, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, जो भी सेट ले लो, फाई हर सेट का सबसेट होता है, लेकिन फाई बिलोंग नहीं करने का काम करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम एक फाई एक्स्ट्रा बैठा दे, ठीक है, ये जो फाई ग्रीक अल्फ़ाबेट है ये, तो यहाँ पे फाई डाल दे, तब यहाँ पे हम कह सकते हैं फाई मेरा इस सेट का क्या हो गया, इस पार्टिकुलर इस ए सेट का, इसको बी कर देते हैं, वहाँ भी ए है ना, को बी कर देते हैं, तो इस पार्टिकुलर बी सेट का मेरा क्या हो गया, ये इस बी का क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। और इसी फाई में अगर हम लोग विद द कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे तो ये सबसेट बन जाएगा बी का। और हम लोग को ये भी मालूम है कि जो फाई होता है हर सेट का सबसेट होता है। समझ रहे हो ये क्या लिखे हैं? ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। फाई बिलोंग कर रहा है बी से, क्यों? क्योंकि फाई मेरा एक बी का एलिमेंट है। फाई को कर्ली ब्रेसेस लगा दिए तो ये मेरा सेट बन गया एक, और ये सेट बी का सबसेट हो गया, बी का सबसेट हो गया। और साथ में हम लोग को मालूम है यहाँ पर इन दोनों ही केसेस में ये जो फाई है ना, एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है, दोनों ही केसेस में एलिमेंट की तरह। ये एलिमेंट बिलोंग किया और एलिमेंट के दोनों और कर्ली ब्रेसेस लगा दिए। लेकिन ये जो फाई है, ये जो अकेला आया हुआ है यहाँ पर ये स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के लिए फाई मेरा एक सेट की तरह बिहेव कर रहा है, एक नल सेट की तरह ना। फाई मतलब क्या, खाली सेट ना, एम्पटी सेट को फाई से डिनोट करते हैं। तो एक नल सेट एम्पटी सेट की तरह बिहेव कर रहा है, इस वजह से ये मेरा सबसेट बना हुआ भी समझेंगे सही से। हालांकि और अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया, आप जाके चेक कर सकते हो। सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स और सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ वेन डायग्राम्स को पहले समझेंगे, इसको मिटाने वाले हैं अभी हम। चलिए समझते हैं वेन डायग्राम को, ठीक है। वेन डायग्राम कुछ नहीं है, वेन साहब ने हमारे सेट को लिखने का एक नया तरीका, सेट को एक अलग वे से रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है वेन डायग्राम, जो कि हमारे वेन साहब ने हमें दिया था। लेट्स से एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट मालूम है ना, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें कि सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, दिए गए हर सेट का एलिमेंट। एक यूनिवर्सल सेट लिए यानी कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक सेट ए लेते हैं, इसमें ले लेते हैं 1 2 3, ओके, ठीक है। अब इसी को वेन डायग्राम की मदद से हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं, इसी को वेन डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट करने वाले। तो वेन डायग्राम जो था उसमें वेन साहब ने बताया था कि सबसे पहले तो आपको एक रेक्टेंगल शेप का बॉक्स लेना है, ठीक है। और जो रेक्टेंगल शेप का बॉक्स है इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इट मीन कि ये मेरा यूनिवर्सल सेट होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। इसमें सारे के सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, यानी कि क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 5 6, सारे के सारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, यूनिवर्सल सेट हो गया। अब इसी में क्या है, 1 और 2 3, 1 2 3 क्या है, मेरा एक अलग ही सेट है, बस हो गया। एक यूनिवर्सल सेट ड्रॉ भी हो गया और ए सेट को भी हम लोगों ने दर्शा दिया। यही तो है मेरा वेन डायग्राम। चलिए कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं, ठीक है। लेट्स से एक सेट ले लेते हैं हम, ए सेट लिए, इसमें हम लोग ले लेते हैं ए बी सी डी, ओके। एक बी सेट ले लेते हैं, इसमें ले लेते हैं अल्फा बीटा गामा थीटा, कुछ भी इस तरह से। तो अब हमको वेन डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो वेन डायग्राम ने क्या कहा था, पहले रेक्टेंगल शेप बनाना है, और ये रेक्टेंगल सेट जो होता है ये मेरा रेक्टेंगल जैसा जो शेप है, इसमें ये मेरे यूनिवर्सल सेट होते हैं। क्या होते हैं? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इट मीन कि इसमें सारे के सारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, दिए गए सेट के सारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, यानी कि इसमें ए बी सी डी भी होगा, ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, डी भी होगा, और साथ ही साथ मेरे अल्फा बीटा गामा थीटा भी होगा,
और ये वाला सेट जो है मेरा ए सेट है और ये वाला जो सेट है मेरा बी सेट है। बस यही है वेन डायग्राम। एक और ले लेते हैं, एक ए सेट लिए 4 5 6, बी सेट ले रहे हैं 6 7 8। वेन डायग्राम सबसे पहले रेक्टेंगल बनाना है। ये मेरा यूनिवर्सल सेट होता है, इसमें सारे के सारे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इसमें मेरा 4 भी होगा, 5 भी होगा, देन उसके बाद 6 भी होगा, 7 भी होगा और 8 भी होगा। लेकिन 4 5 और 6 ये मेरा ए सेट है, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, और 6 7 और 8 जो है वो मेरा बी सेट है। यानी कि एक 6 ऐसा एलिमेंट है जो कि ए में भी है और बी में भी। इससे ना सेट पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर पाना बहुत आसान हो जाता है अगर आप वेन डायग्राम की मदद से किसी सेट के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। आगे क्वेश्चंस आएगा तो हम लोग करेंगे उसको वेन डायग्राम की मदद से, काफ़ी आसान हो जाता है। तो यही था वेन डायग्राम और ज़्यादा कुछ था नहीं। इसमें रेक्टेंगुलर शेप बनाना है। ये मेरा यूनिवर्सल सेट का एक बॉक्स होता है जिसमें कि सारे के सारे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, और उसमें अगर कोई पार्टिकुलर सेट दे रखा हो तो ऐसे उसको नॉर्मली हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ज़रूरी नहीं कि सर्कल ही बनाना है, बट नॉर्मली जनरली हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं उसके अंदर के किसी सेट को। अब आगे बढ़ते हैं, आगे मूव करते हैं। चलिए ऑपरेशन ऑन सेट्स कुछ है उसको देख लेते हैं। कुछ ऑपरेशन वही एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला सब कुछ इसमें, ठीक है। सबसे पहले आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या कहता है समझिए। एक यूनिवर्सल सेट मैंने लिया हुआ है, एक ए सेट मैंने लिया हुआ है। सबसे पहले ये जानिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं। हमको ए सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है, या ना किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है समझेंगे। पहले लिखेंगे कैसे, ए कॉम्प्लीमेंट लिखने के लिए ए के ऊपर में सी ऐसे, या फिर आप ए के ऊपर में से डैश भी दे दो तो ए कॉम्प्लीमेंट होता है। ओके, और भी कई सिंबल है, उतना ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। ये नॉर्मली ज़्यादा यूज होता है ए कॉम्प्लीमेंट के लिए। और ए कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब क्या हुआ समझिए। ए कॉम्प्लीमेंट कहता है कि मेरे अंदर जितने भी सेट है ना, मेरे अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं एक्चुअली में, उनको छोड़कर यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट लिख दो। मेरे अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनको छोड़कर यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट लिख दो। यानी कि यूनिवर्सल सेट से हमको ए सेट के एलिमेंट को माइनस करना है। तो ए सेट में 1 2 4 है, तो 1 2 4 को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा 3 और 4। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 3 4 का सेट हो गया। ए कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है, यूनिवर्सल सेट से हमको माइनस कर दो, बस यही होता है। आसान बहुत है। यूनियन ऑफ टू सेट्स देखिए, इस पे बेस्ड जब क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियरिटी आ जाएगा इसमें। यूनियन ऑफ सेट क्या कहता है, यूनियन ऑफ सेट इट मीन की एडिशन। यूनियन मतलब होता है एडिशन, ठीक है। यूनियन मतलब एडिशन। ए बी दे रखा है दो सेट, तो ए और बी का यूनियन लेना है, तो इसको हम लोग लिखते ऐसे हैं, ए यूनियन बी, या फिर ए यूनियन बी के साथ साथ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए और बी, या फिर आप इसको बोथ ए और बी भी लिख सकते हैं, बोथ ए और बी। बात सारा का सारा इक्वल ही है। आप ए यूनियन बी लिखो, या फिर ए और बी लिखो, या फिर बोथ ए और बी लिखो, बात इक्वल है। और ए यूनियन बी में होता क्या है इस यूनियन ऑफ सेट्स में, कि दोनों सेट के एलिमेंट को इस सेट में लिख दिया जाता है, यानी कि जोड़ के लिख दिया जाता है, ठीक है। तो दोनों सेट के एलिमेंट इस सेट में लिख दो, एक्स वाई ए बी सी तो होगा ही, साथ ही साथ में 1 और 2। अगेन ए आ रहा है तो नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि सेट के घर में रिपीट हम लोग नहीं करते। ये हो गया बी सी, सारे के सारे एलिमेंट्स ए और बी के सारे एलिमेंट लिख देने हैं। बस ध्यान रहे कि किसी सेट का एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है, बस। आगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या कहता है समझिए ध्यान से। इंटरसेक्शन ऑफ सेट को हम लोग लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह से, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, या फिर ए एंड बी भी इसको लिखा जाता है, ए एंड बी। अब ये कहता क्या है इसको समझिए, कि इसके कहने का मतलब होता है ए और बी सेट में जो भी कॉमन एलिमेंट है, ए और बी में जो भी कॉमन एलिमेंट है, तो ए और बी में अगर ध्यान दीजिए तो कॉमन एलिमेंट केवल 3 है, तो उसको बस लिख दो। तो ए इंटरसेक्शन बी कहने का मतलब ए और बी में जो कॉमन मिल रहा है वो लिख दो। डिफरेंस ऑफ टू सेट यानी कि ए माइनस बी करना है इसमें। ए सेट से बी सेट के सारे एलिमेंट को माइनस करना है।
तो ए बी 1 और 2 माइनस होगा, ए बी तो इसमें है नहीं जो माइनस होगा, 1 और 2 माइनस तो हो गया, तो बच गया 3 4। यानी कि बी सेट के एक भी एलिमेंट नहीं लिखने, बस ध्यान रखना आपको, ए माइनस बी इट मीन कि बी सेट के एक भी एलिमेंट आपको इसमें नहीं लिखने हैं। अगर हम बी माइनस ए का बात करें, बी माइनस ए का बात करें तो बी सेट से ए के एलिमेंट को माइनस करना, यानी कि ए सेट का एक भी एलिमेंट आपको इसमें नहीं लिखना है, ए का एक भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बी का एक भी नहीं, यहाँ पे ए का एक भी नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या नहीं होगा, 1 2 3 4 तो नहीं होगा, यानी कि 1 2 नहीं होगा, बच गया ए बी। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान होता है। ऑपरेशंस ऑन सेट देख ली, इसी पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इन सारे ऑपरेशंस ऑफ सेट के, उसको भी हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। इसको जरा सा अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए फटक से। तो चलिए अब कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज़ ऑन ऑपरेशन ऑफ यूनियन, प्रॉपर्टीज़ ऑन इंटरसेक्शन ऑफ सेट। एक मिनट, वायर था, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। चलिए देख लेते हैं, लिख दिए सारा का सारा। इसमें क्या लिखे हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि अगर आप किसी ए और बी सेट का यूनियन लो या फिर बी और ए सेट का यूनियन लो तो दोनों बराबर ही होने वाला है, इसी को हम लोग कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। सिमिलर यहाँ पर ए यूनियन बी का यूनियन अगर सी सेट से ले, ठीक है, जरूरी नहीं है कि 2 सेट का ही यूनियन ले सकते हैं या फिर 3 ही सेट का, 3 से अधिक, 3 4 5 6 7 8 10 तक का ले लेते हैं, ले सकते हैं जितना लेना चाहो, लेकिन उतना आता नहीं है। ठीक है, 2 से 3 काफ़ी हो जाता है। ए यूनियन बी का अगर आप यूनियन लो सी के साथ या फिर बी यूनियन सी का यूनियन लो ए के साथ, तो दोनों ही बराबर आने वाले हैं। इसी को हम लोग एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। इन सभी लॉ से तो आप वाकिफ होंगे। ए का यूनियन अगर आप एम्पटी सेट से करते हो, यानी कि ए में खाली सेट को जोड़ते हो, तो ए में खाली जोड़ रहे हो यानी कि कुछ नहीं जोड़ रहे हो तो ए ही मिलेगा ना, इसी को हम लोग आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं। और फाई मेरा जो है आइडेंटिटी ऑफ यूनियन होता है, इस यूनियन का मेरा आइडेंटिटी होता है। ए यूनियन ए को ए में ही जोड़ोगे तो ए ही मिलता है, ऐसा नहीं कि 2 को ही मिल जाएगा मेरा, ऐसा नहीं, क्योंकि हम लोग सेट के घर में रिपीट तो करते हैं नहीं, तो रिपीट करना नहीं है तो एक ही ए का एलिमेंट आएगा ना उसमें, तो इसलिए हमको ए मिलता है। इसको आइडेम्पोर्टेंट लॉ कहते हैं। यूनिवर्सल सेट का अगर आप यूनियन लो, ये यूनिवर्सल सेट है, ध्यान रहे, ये मेरा UNIVERSAL यूनिवर्सल सेट का यूनियन अगर आप ए सेट से लोगे तो यू मिलेगा। अरे गाइस, यूनिवर्सल सेट तो एक ऐसा सेट होता है ना जिसमें कि सारे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, उसमें तो ए के भी एलिमेंट होंगे, तो ए को और यूनिवर्सल सेट को जोड़ोगे तो यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा ना। ए को और यूनिवर्सल सेट यानी कि एक ऐसा सेट हमको बनाना है इसको जोड़ करके जिसमें कि ए के भी एलिमेंट हो और यूनिवर्सल सेट के भी एलिमेंट, ऐसा सेट ही बनेगा ना। तो यूनिवर्सल सेट ही तो एक ऐसा सेट है जिसमें कि ए में भी ए का भी एलिमेंट होगा और यूनिवर्सल सेट का भी एलिमेंट, इसलिए ए यूनियन यूनिवर्सल सेट यूनियन ए सेट हमको यूनिवर्सल सेट देता है। क्या देता है? एक यूनिवर्सल सेट ही देता है। ये भी मेरा यूनिवर्सल सेट है, ध्यान रहे। इसको लॉज ऑफ यूनियन कहते हैं, ये मेरा यूनियन है, लॉज ऑफ यूनियन कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट देख लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी कीजिए या फिर बी इंटरसेक्शन ए कीजिए, दोनों ही इक्वल होते हैं, इसी को कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। रीजन में आप लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन अगर आप सी से लो या फिर बी इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन अगर ए का ए से लेते हैं तो मेरा वो दोनों ही इक्वल रहता है, इसी को हम लोग एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। ए का इंटरसेक्शन अगर आप 5 से लोगे तो हमको 5 मिलेगा। यहाँ देखिए एक सेट ए है जिसमें कि एलिमेंट है 1 और 2, और 5 तो एक ऐसा सेट होता है ना जिसमें कि कुछ भी नहीं हो, और इंटरसेक्शन क्या होता है? कॉमन एलिमेंट। तो ए और बी में कुछ कॉमन मिलेगा क्या? इसमें कुछ नहीं है, इसमें तो कुछ है भी। कुछ और कुछ नहीं में कुछ भी कॉमन मिलेगा नहीं ना, तो कुछ नहीं कॉमन मिलेगा, इट मीन कि 5। ए इंटरसेक्शन ए और ए में क्या कॉमन मिलेगा? एक ए और ले लें तो 1 और 2 ना, ए और ए में तो सारा का सारा एलिमेंट कॉमन मिलेगा, तो इट मीन ए हो गया। यूनिवर्सल सेट का अगर ए से इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमको ए मिलता है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन एलिमेंट। यूनिवर्सल सेट और ए में कॉमन क्या होंगे? ए ही तो होंगे ना। यहाँ देखिए ये मेरा एक यूनिवर्सल सेट है और ये मेरा ए सेट है। यूनिवर्सल सेट पूरा का पूरा हो गया और ये मेरा ए सेट है, तो यूनिवर्सल सेट और ए में क्या कॉमन मिला? केवल ए ही ना, इसलिए ए हो गया। इसको अब ना हम सारे के सारे चीज़ को वेन डायग्राम की मदद से प्रूफ कर सकते हैं, और किए भी हैं, मैंने अपने सेपरेट वीडियो में किया भी है, आप जाके चेक कर सकते हैं अच्छे से। अगर आप
और समझना है। तो वेन डायग्राम की मदद से सारा लॉ को प्रूफ किए हुए, ठीक है। ये तो हो गया ए इंटरसेक्शन ए, हमको ए मिलेगा, ये भी हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ इंटरसेक्शन। ये लॉज ऑफ यूनियन था, ये मेरा लॉज ऑफ इंटरसेक्शन है। 6 नंबर देखिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी अगर दे रखा हो तो आप ना ये जो इंटरसेक्शन है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ओवर एडिशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, प्रैक्टिस से हो जाता है। तो ये सबको ध्यान रखना है। एक लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट भी होता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ पहला होता है उसमें। इसमें क्या होता है, अगर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, इट मीन कि यूनिवर्सल सेट के से उस सेट को हम लोग को माइनस करना होता है। ए का यूनियन लेना है ए कॉम्प्लीमेंट से, यानी कि ए से ए कॉम्प्लीमेंट को हमको ए से ए का यूनियन लेना है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि यूनिवर्सल सेट से ए माइनस। इसको आप प्रैक्टिकली फील करो गाइस, प्रैक्टिकली फील करो। वेन डायग्राम की मदद से ही आपको बताते हैं, वेन डायग्राम की मदद से आसान हो जाता है। प्रैक्टिकली फील कर लो इसको बाबू। ये मेरा ए सेट है, तो ऑफ कोर्स ये मेरा यूनिवर्सल टोटल का टोटल होगा। ये तो ऑफ कोर्स मेरा ए कॉम्प्लीमेंट होगा, ए को छोड़ के बाकी जो बचता है मेरा ए कॉम्प्लीमेंट होता है ना, ठीक है। ए को छोड़ के जो बचा वो मेरा ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक। ए कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब क्या, यूनिवर्सल सेट से ए सेट को माइनस करो, तो यूनिवर्सल सेट से ए को माइनस कर दिए तो यही बचेगा ना मेरा ए कॉम्प्लीमेंट। अब क्या बोल रहा है, इस दोनों को जोड़ दो, इस दोनों को जोड़ देंगे। ये ए कॉम्प्लीमेंट वाला मेरा रीजन है और ये मेरा ए वाला रीजन है, दोनों को जोड़ेंगे तो यूनिवर्सल सेट मिला कि नहीं, इसलिए मैंने लिखा हुआ यूनिवर्सल सेट। और साथ ही साथ अगर ए का इंटरसेक्शन लेंगे ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, दोनों में कुछ कॉमन मिलेगा क्या, नहीं ना, इसलिए मैंने 5 लिखा हुआ है। देन एक डी मॉर्गन्स लॉ आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है, इसका भी मैंने प्रूफ बताया हुआ है, अगर आप नहीं देखे तो देखना ज़रूर। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका प्रूफ अगर बताने जाएंगे तो टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हमको वीडियो लंबा नहीं करना है। लेकिन चूंकि हम बता चुके हैं तो मैंने सारा का सारा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप जाके विजिट कर सकते हो, या फिर प्लेलिस्ट में जा करके सेट थ्योरी का प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पे आपको सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको। टॉपिक वाइज डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने वहाँ पे क्या हुआ है हर एक टॉपिक का। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करना है, तो ए का इसको अगर हम इंटरसेक्शन को इस ब्रैकेट को खोलते हैं तो ये मेरा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट रहता है तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है और बी कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो ये सब चीज़ ध्यान रखना। एक लॉज ऑफ DOUBLE, ठीक है, डबल कॉम्प्लीमेंटेशन होता है, यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट लिए और फिर से अगेन उसका कॉम्प्लीमेंट ले लोगे तो ए मिलेगा आपको। यानी कि एक ए सेट लेंगे, ए सेट में मेरे 1 और 2 हैं और यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 हैं, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या होगा गाइस, जरा बताइए। तो ए कॉम्प्लीमेंट इट मीन कि यूनिवर्सल सेट से ए को माइनस करना है, तो क्या बचा, 3 बचा। अब इस कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट लेने जाएंगे अगर हम, इस ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट में जो भी एलिमेंट है उसको माइनस करना है। ए कॉम्प्लीमेंट में 3 था तो 3 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1 और 2। ये 1 और 2 मेरा ए के बराबर है कि नहीं, है ना। तो इस वजह से वही लिखे हुए हम। एक होता है लॉज ऑफ एम्पटी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, यानी कि एक यूनिवर्सल सेट, अरे ओ यहाँ नहीं है, ये तो अलग चीज़ है। एक फाई सेट, एक एम्पटी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट लिया जाए, फाई सेट कहने का मतलब, एक एम्पटी सेट का कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब यूनिवर्सल सेट से एम्पटी सेट को माइनस करना है। यूनिवर्सल सेट से एम्पटी सेट को माइनस करना है। अरे यूनिवर्सल सेट से एम्पटी सेट इट मीन कि कुछ नहीं माइनस करना है तो यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब यूनिवर्सल सेट से यूनिवर्सल सेट को ही माइनस कर दो तो कुछ नहीं बचेगा ना, इसलिए मैंने फाई लिखा हुआ है। तो ये सब प्रॉपर्टीज था, कुछ फॉर्मूले हैं जो डायरेक्ट अप्लाई होते हैं क्वेश्चन को बनाने के लिए, वो भी देख लेते हैं फटाफट से। इसको आप अगर नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो जल्दी से। चलिए 2 फॉर्मूला है जो आपको एक्सरसाइज 1.6 में जब आओगे तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करने वाला है। सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला देख लेना है क्या है, देन उसके बाद आपको ये वीडियो पॉज करके आपको सबसे पहले अपने NCERT मैथ का, क्लास 11 NCERT मैथ का एक्सरसाइज 1.6 खोलना है और कुछ क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेना है, ठीक है, नहीं तो फिर कुछ नहीं होने वाला। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए अगर ए और बी एक
फाइनाइट सेट है, फाइनाइट यानी कि काउंटेबल जिसमें एलिमेंट होते हैं गाइस। तो अगर ए और बी फाइनाइट सेट है और अगर हम ए यूनियन बी निकालते हैं तो उसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला है। नंबर ऑफ ए यूनियन बी अगर जानना हो तो नंबर ऑफ ए यानी कि ए सेट में जितने एलिमेंट होंगे, बी सेट में जितने एलिमेंट होंगे वो दोनों प्लस करना है, साथ ही साथ ए इंटरसेक्शन बी यानी कि उस दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसको माइनस कर देना है। तो ये फॉर्मूला, अब आप बोलोगे इसका आप प्रूफ भी बता दो, तो मैं बताया हुआ हूँ डिटेल्ड में, आप जाके प्लेलिस्ट में मेरा चेक कर सकते हो इसी एक्सरसाइज का, इसी प्लेलिस्ट में। ओके, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बताए थे, एक से अधिक एक से अनेक सेट का भी आप यूनियन इंटरसेक्शन ले सकते हो। तो ए यूनियन बी यूनियन सी अगर दे रखा हो, हमको डायरेक्ट अगर पता करना हो कि ए बी सी में कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इस फॉर्मूला से आपको नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड कर सकते हैं आप। एक क्वेश्चन हम लिए हुए हैं, देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। लेट्स से नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई आपको दे रखा है, नंबर ऑफ एक्स भी मालूम है, नंबर ऑफ वाई भी मालूम है, नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई मालूम नहीं है, तो ये फाइंड आउट करना है। तो हम लोग को एक फॉर्मूला पता है, अभी तो हम लोग करे हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो होता है यानी कि नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई है, यहाँ पे एक्स यूनियन वाई जो होता है, फॉर्मूला देखिए क्या होता है, नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई होता है, ये हम लोग को मालूम है इस फॉर्मूला से। नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई हम लोग को मालूम है 50, नंबर ऑफ एक्स 28, नंबर ऑफ वाई 32, ये तो हम लोग को फाइंड ही करना है। नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई फाइंड आउट करना है हम लोगों को। तो अब आप देखिए ये हो गया 50, इधर जुड़ के मेरा क्या हो जाएगा 28 30 हो गया 60 हो जाएगा, नहीं ये 60 हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं इधर 60 माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब आप इधर देखो ये माइनस वाला टर्म है, उठ के इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, इस साइड 60 पहले से है, ये 50 इस साइड था, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 50 इज मीन की 10, नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई 10 मिलेगा। इस तरह के कई क्वेश्चन एक्सरसाइज आपको 1.6 में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको पहले वीडियो पॉज करके, वीडियो को बंद करके आपको पहले चेक करना है, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, ओके। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक में अगर कोई भी थोड़ा सा भी डाउट हो कि इसके बारे में या फिर किसी भी टॉपिक को और डिटेल जानना हो, तो मैंने बताया हुआ है प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पे सारे वीडियोस का डिटेल्ड लेक्चर मिल जाएगा, डिटेल वीडियो मिल जाएगा उस हर एक टॉपिक का, मैंने हर एक टॉपिक का बारीकी से समझाया हुआ है। आप एक बार विजिट ज़रूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइस।